गिरते हुए बच्चे का हाथ पकड़ लिया था। तभी वहां ऋषि आ गया। उसने छत से लटक रही जूही को बचा लिया था। इस सब के बाद ऋषि जूही को वहां से दूर ऑफिस वापस ले जा रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट से ऑफिस तक का रास्ता दोनों एक ही कार में तय कर रहे थे, पर आज कार में हमेशा की तरह सन्नाटा नहीं था। ऋषि का इरिटेशन और गुस्सा जूही को झेलना पड़ रहा था। जूही ऋषि के गुस्से को समझती थी। वो अपनी गलती भी मानती थी और अपनी जल्दबाजी भी, पर फिर भी ना जूही ने कार में कुछ कहा, ना ऋषि ने कुछ सुना। जूही अब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हादसे से नम थी। जिंदगी में पहली बार उसने मौत को इतने करीब से देखा था, लेकिन वो दिल से खुश भी थी। आज उसने अपने दम पर किसी की जान बचा ली थी। बचपन में जूही ने अपनी माँ को आंखों के सामने खो दिया था। अब वो किसी और को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती थी। ऑफिस पहुंचकर ऋषि कार से बिना कुछ बोले उतर गया। वो सीधे अपने रूम की ओर जाने लगा। आज ऋषि की नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पीछे से विनय ने जूही के लिए कार का गेट खोला। इस पर जूही ने विनय से पोलाइटली कहा, थैंक यू। जूही भी ऑफिस की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से आशीष की कार आ गई। उसने जूही को पुकारते हुए कहा, भाभी। आशीष की आवाज सुनकर जूही पलटी। वो बोली, आशीष। आशीष चलकर जूही के करीब आया और बोला, कैसी है भाभी आप? कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कुछ भी हुआ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। जूही सिचुएशन को समझती थी। वो मन ही मन बोली, आशीष कोई मेरा अपना तो है नहीं जो मेरी बेवकूफियों में शामिल हो। क्या हुआ अगर आशीष ने कंस्ट्रक्शन साइट पर मेरी हेल्प नहीं की? यही सब सोचकर जूही ने आशीष से स्माइल करके कहा, इट्स ओके आशीष, आई एम फाइन, थैंक यू। जूही के इतना बोलने पर आशीष ने और कुछ नहीं कहा, पर जूही वापस से ऑफिस की ओर जाने के लिए पलट गई। तभी आशीष के कार की ड्राइवर सीट से अर्जुन बाहर आया। अर्जुन ने कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत इनह्यूमनली बिहेव किया था। वो वाकई बहुत शर्मिंदा था। उसने कार से उतरकर जूही से अपनी नजरें झुकाकर माफी मांगी। जूही ने अर्जुन को भी माफ कर दिया। जूही मन ही मन बुदबुदाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे वैसे भी अब किसी के साथ की आदत नहीं रह गई है। वहीं यहाँ पार्किंग में जो कुछ भी हुआ सब ऋषि के कानों तक पहुंच गया। आखिर विनय पार्किंग में जूही के पास ही तो खड़ा था। विनय जूही को ऋषि के ऑफिस ले गया। उस वक्त जूही अपने ऑफिस को बड़े प्यार से देखकर सोच रही थी, मुझे नहीं जाना ऋषि के ऑफिस। ऐसा गुस्सा मैं क्यों झेलूं? अब क्या मैं पूरी तरह गुलाम बनकर किसी बच्चे को अपने सामने मरता देखूं? पर अब जूही ऋषि के सामने बैठी थी। जूही को ऋषि के ऑफिस में आए लगभग आधे घंटे हो गए थे। ऑफिस में जूही और ऋषि अकेले चुपचाप बैठे हुए थे। पिछले आधे घंटे से जूही ने वही गर्म पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था जो विनय ने उसे दिया था। ऋषि ने जूही की ओर एक बार भी नहीं देखा था। वो बस पूरे टाइम अपनी मेज पर रखे डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा था। ये आधा घंटा इस चुप्पी की वजह से जूही के लिए बड़ा लंबा गुजर रहा था। तभी जूही मन ही मन बुदबुदाई, वैसे अच्छा ही हुआ ऋषि वहां वक्त पर पहुंच गया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। कहीं मैं उस बच्चे को बचाने की जगह उसे और नुकसान ना पहुंचा देती। जूही समझती थी अपनी गलती, पर उस बच्चे में जूही को अपना कल दिखा था जिसे जूही चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाई। आज जूही ने उस बच्चे के वैसे ही बचाया था जैसे कभी जूही ने जूही को बचाया था। जूही ने मन ही मन सोचा, इसका गुस्सा तो अब ठंडा हो नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं अपनी गलती पहले ही मान लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। इतना सोचकर जूही ने धीमे से ऋषि से कहा, ऋषि आई एम सॉरी, आज मैंने कई काम बिना सोचे समझे कर दिए, पर तुम ही सोचो अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ हो जाता तो हमारी ही कंपनी को नुकसान होता, इसीलिए मैंने ये सब किया। पर जूही के इतना सब बोलने के बाद भी ऋषि ने उसकी ओर एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। जूही भी अब शांत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, सॉरी तो बोल दिया, अब मैं और क्या ही कर सकती हूँ। जूही अपने हाथ में पकड़े ग्लास को देखकर सोचने लगी, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है। इतना गुस्सा, अब क्या करूं मैं? इतना गुस्सा है ऋषि, अब मुझे तो कुछ नहीं होगा ना? अरे नहीं, सोच जूही सोच, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? कोई पनिशमेंट है क्या ऐसी सिचुएशन के लिए? जब जूही पनिशमेंट के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी, तभी ऋषि ने अपनी टेबल पर रखा लास्ट डॉक्यूमेंट साइन किया। साइन करने के बाद ऋषि ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा,
कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चले जाओ, यहाँ डॉक्यूमेंट्स की तो लाइन लग जाती है। खैर, आज के लिए तो ये खत्म हुए कम से कम। इतना सोचकर ऋषि ने डॉक्यूमेंट साइड में रखकर अपने सामने बैठी जूही को देखा। उसे देखकर ऋषि को जूही की आज की हुई बेवकूफियां याद आ गई। ऋषि सोचने लगा, देखो जरा, अभी भी ख्यालों में खोई है। रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है इसको। कौन ऐसी हरकतें करता है आजकल, कोई अंदाजा नहीं है इसे। कितना डेंजरस हो सकता था वहां अकेले जाना। ऋषि जितना इस बारे में सोचता उतना ही उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। तभी जूही ने नजरें उठाई तो ऋषि उसे घूर रहा था। ये देखकर जूही और डर गई। वो जो कहने वाली थी हड़बड़ाहट में सब भूल गई। वो इस वक्त जो मुंह में आ रहा था बस वही बोल रही थी। ऋषि, जो भी मैंने आज किया वो सिर्फ सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लिए था, सच में। जूही की ये बात सुनकर ऋषि की एक भौं ऊपर हो गई। उसने जूही को देखा और कहा, जूही, तुम्हें क्या लगता है तुमसे ज्यादा इस ऑफिस में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है? तुम्हारे अलावा और कोई इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था? ऋषि की बात पर जूही और हड़बड़ा गई। ऋषि, वो मैं असल में सब इंस्टिंक्टिवली हो गया। जूही के पास पर कुछ कहने के लिए था ही नहीं, इसीलिए उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। लेकिन ऋषि ने जो कुछ भी अभी कहा था वो सब सच था। ऑफिस में जूही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मामले में सबसे कम थी और वो खुद इस बात से वाकिफ थी। पर जल्दी में जूही को कुछ सूझा ही नहीं और वो कंस्ट्रक्शन साइट चली गई। ऋषि ने जब जूही को एक बच्चे जैसे सर नीचे झुकाए देखा तब उसने जूही को और कुछ नहीं बोला। और वैसे भी आज जब से ऋषि ने जूही को बिना खुद की परवाह किए उस बच्चे की जान बचाते देखा था, तब से ऋषि के अंदर जूही को लेकर कुछ बदल गया था। ऋषि ने जूही पर और कोई टॉन्ट या गुस्सा नहीं किया। उसने ये सब सोचते सोचते अपने हाथ मेज पर रखे और फिर थोड़ा रुक कर जूही से बोला, जूही, जो हुआ सो हुआ, फिर कभी ऐसा मत करना। जूही अभी सर झुकाए हुए थी, एकदम वैसे जैसे एक बच्चा झुकाता है अपनी चोरी पकड़े जाने पर। जूही ने धीमे से सर हिलाकर कहा, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया। ऋषि इस पर सीरियस होकर उससे बोला, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाओ। जब तक ऋषि बोल रहा था जूही पूरे टाइम बस अपना सर हिला रही थी। फिर ऋषि ने उससे कहा, तुम्हारी आज की हरकत के बाद सिंघानिया कॉर्पोरेशन को फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जो मैं बेयर नहीं करने वाला। फिक्स्ड अमाउंट से ऊपर जितने भी पैसे देने होंगे वो तुम खुद दोगी। ऋषि के इतना बोलने पर जूही ने झटके से अपना सिर ऊपर किया और ऋषि को देखने लगी। जूही ने शॉक्ड होकर कहा, हाँ, मैं दूंगी? पर मैं तो ऑलरेडी आपके डेप्ट में हूं, मैं कैसे दे पाऊंगी? ऋषि ने अपनी इमोशनलेस बिजनेस टोन में जूही से कहा, तो तुम नहीं दोगी? ऋषि को ऐसे देखकर जूही ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं ही दूंगी, मेरी गलती थी, मैं ही दूंगी, और कौन देगा? ऋषि से ये बोलने के बाद जूही मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हाँ मैं ही दूंगी, और कौन देगा? काम ही कहाँ है यहाँ मेरे पास और कुछ, बस लोगों के पैसे वापस करते रहो। ऋषि अपनी चेयर पर बैठे बैठे जूही के कुछ करीब आते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? ऋषि को अपने करीब पाकर जूही थोड़ी चौंक गई। उसने अचानक से अपना सिर पीछे कर लिया। वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर ऋषि वापस पीछे चला गया और बड़े आराम से बोला, वेरी गुड। फिर कुछ सोचकर ऋषि ने आगे कहा, तुम चाहती हो ना कि ये प्रोजेक्ट अच्छे से चले, इसीलिए अब मैं कंस्ट्रक्शन साइट तुम्हारे अंडर करता हूं। अब तक वो साइट तुम्हारी स्टेप मॉम के अंडर में थी, पर अब ये सब होने के बाद आई कांट ट्रस्ट हर। जूही सरप्राइज्ड होकर ऋषि को देखने लगी। वो बोली, मेरे अंडर? पर मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, मुझे कुछ नहीं आता, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे लूंगी? ऋषि ने कैजुअली उससे कहा, नो प्रॉब्लम, विनय तुम्हें टाइम आने पर सब समझा देगा। ऋषि ने जूही से ये बात बड़े ही आराम से कह दी थी, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। पर सच तो यही था कि ऋषि ने जूही को एक बहुत बड़ा मौका दिया था। अगर जूही चाहे तो उस मौके से बहुत कुछ सीख सकती थी। इन दिनों ऋषि शहर से बाहर भले ही था, पर उसे जूही के पल पल की खबर थी। विनय ने ऋषि को सब बताया था कि कैसे जूही ने वही किया जितना उससे कहा गया था। कुछ गड़बड़ नहीं की, कहीं कोई हक जताने की कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ी बात, आज जब ऋषि ने खुद जूही को उस बच्चे की जान बचाते हुए देखा, तब उसकी सोच जूही को लेकर बदल गई। इसीलिए अब भी वो जूही को मौका देना चाहता था खुद को साबित करने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि ऋषि उन सभी का ध्यान रखना जानता था जो असली काबिलियत रखते हों।
जूही ने ऋषि की बात सुनकर थोड़ा नर्वस होकर कहा, ठीक है। जूही के मान जाने पर ऋषि खड़ा हो गया और अपना कोट हाथ में लेते हुए जूही से बोला, लेट्स गो। जूही भी ऋषि के साथ उठ गई। उसने मन ही मन सोचा, ऋषि के बहुत एहसान है मुझ पे, इसे नाराज करना ठीक नहीं। फिर वो ऋषि के पीछे चलते चलते बोली, पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऋषि ने थोड़ा रुक कर अपने हाथ पॉकेट में डालते हुए जूही से कहा, तुम्हें क्या लगता है? जूही ने इस पर अपना सर एक साइड झुकाकर ऋषि से बोला, मुझे क्या लगता है? जूही के सवाल पर ऋषि ने गहरी सांस ली और अपना सर हाँ में हिला दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। जूही ये देखकर तेज कदमों से ऋषि के पीछे पीछे आ गई। बाहर निकलकर जूही ने देखा कि शाम हो चुकी थी। वो मन ही मन बोली, हो, तो ये मतलब था ऋषि का। पर एक मिनट, इसका मतलब हम दोनों घर जा रहे हैं। ये तो वही गड़बड़ हो गई। अब क्या मुझे ऋषि के साथ एक ही कमरे में रहना होगा? ये सारी बात ऋषि ने इशिका सिंघानिया के सामने कही थी। जितना मैं इसे जानती हूँ, इशिका सिंघानिया के सामने कभी नहीं झुकेगा। पर इसमें मुझे क्यों फंसा दिया इसने? ये सब सोचते सोचते जूही जल्दी से कार में बैठ गई। उसने धीरे से ऋषि की ओर देखा। ऋषि के चेहरे पर अब भी कोई इमोशंस नहीं थे। जूही ने सोचा, देखो जरा इस अकड़ू आदमी को, कितने आराम से बैठा है। सब किया कराया है इसका, और परेशान मैं हो रही हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखा रही है तू मुझे आजकल। जूही की यही सब सोचते सोचते कार घर की ओर चल पड़ी। पर जूही ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि ऋषि की नजरें जूही के अजीब एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रही थी। ऋषि ने मन ही मन सोचा, फिर शुरू हो गई है। और इतना सोचकर ऋषि ने गहरी सांस ली और अपना सर कार विंडो की ओर घुमा लिया। तो अब क्या मोड़ लेगी ऋषि और जूही की कहानी? क्या ऋषि के जूही को लेकर बदलती हुई फीलिंग्स किसी दिन प्यार का रूप ले लेंगी, या ये कहानी अजनबियों से होते हुए बस बिजनेस पार्टनर्स होने पर ही रुक जाएंगी? कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हंगामे के बाद ऋषि ने नीना पांडे को हटाकर जूही को साइट का हेड बना दिया था। गिरते हुए बच्चे और उसके फादर का बकाया एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी अब जूही को ही देना था। दोनों अब साथ में कार में बैठकर घर जा रहे थे। तभी जूही को याद आया कि उसे ऋषि के साथ अब एक ही रूम में रहना होगा। जूही मन ही मन रूम शेयरिंग की बात सोचते सोचते चीख पड़ी, नहीं। जूही की चीख सुनते ही ऋषि चौंक गया। वो कार विंडो से अपना ध्यान हटाकर जूही की ओर पलटा। ऋषि ने जूही से थोड़ी तेज आवाज में पूछा, अब क्या हुआ? जूही को ऋषि की बात सुनकर समझ आया कि उसके मन की बात गलती से उसकी जुबान पर आ गई है। उसने जल्दी से ऋषि से बोला, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऋषि ने जूही की बात सुनकर मुंह बना दिया और अपना सर हिलाते हुए उसने सोचा, कैसी लड़की से पाला पड़ा है मेरा। अजीब ही है, कभी वियर्ड फेसेस बनाती है, कभी खुद ही चिल्लाने लगती है, और कभी लोगों को बचाने छत से कूद जाती है। कैसे रहूंगा मैं इसके साथ? पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। जूही अभी भी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने ऋषि पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, पर विनय का ध्यान तो जूही और ऋषि पर ही था। उसने दोनों के ही बदलते इमोशंस को बड़े अच्छे से पढ़ लिया था। विनय ऋषि के एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुरा दिया। वो सोचने लगा, कुछ तो बदल रहा है ऋषि सर में। अब ये अच्छा है या बुरा, वो तो वक्त ही बताएगा। उधर जूही ने बहुत सोचा कि अपने मन की बात ऋषि से बोल दे, पर अभी भी वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ही बोलूं अब मैं ऋषि को। बात तो की थी इससे पहले, तब वो यही तो बोला था कि एक ही कमरे में रहना पड़ेगा, तो आज क्या ही बदल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अब तो घर पहुंचकर ही देखूंगी कि क्या करना है। इसके बाद दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। जूही ऋषि से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, और ऋषि के पास सोचने के लिए इस वक्त बहुत कुछ था, और उस बहुत कुछ में अभी जूही शामिल नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद कार सिंघानिया मैंशन के सामने जाकर रुक गई। तब जाकर जूही ने रूम शेयरिंग के बारे में सोचना बंद किया। जैसे ही जूही और ऋषि कार से उतरकर मैंशन के गेट पर पहुंचे, तो वहां इशिका सिंघानिया पहले से ही खड़े होकर उनका इंतजार कर रही थी। ऋषि को देखते ही इशिका तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी और स्माइल करके ऋषि से बोली, ऋषि यू आर बैक। फिर फॉर्मेलिटी के लिए वो जूही की ओर मुड़ी और बोला, तुम भी ऋषि के साथ ही आ गई जूही, अच्छा किया। जूही ने तो इशिका सिंघानिया की बात पर स्माइल करके सर हिला दिया, पर ऋषि चुप ही खड़ा रहा। ये देखकर इशिका सिंघानिया के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो कुछ पीछे हट कर बोले, वेलकम बोथ ऑफ यू।
फिर कुछ सोचकर ऋषिका सिंघानिया जूही की ओर बढ़ी और उसने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। जूही से वो अपना कंसर्न दिखाते हुए बोली, ओह हाँ, मैंने सुना कि आज कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना जूही? इशिका सिंघानिया की इस बात पर जूही ने पोलाइटली कहा, हाँ मैं ठीक हूं, थैंक यू फॉर आस्किंग। तभी जूही को वो सीन याद आ गया जब ऋषि ने जूही को बचाया था, इसीलिए जूही ने इशिका सिंघानिया से ये भी कह दिया, अच्छा हुआ ऋषि वहां आज टाइम पर आ गए और मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जूही की ये बात बताने पर इशिका चौंक गई। उन्होंने एक बार ऋषि को देखा और फिर जूही को, फिर वो फोर्सफुली हंसते हुए बोले, ओह तो ऋषि भी वहां था, मुझे तो पता ही नहीं था। पर सही भी है, क्योंकि ऋषि अपने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है। जूही को इशिका की ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने मन ही मन सोचा, ये कहना क्या चाहती है कि मैं ऋषि के लिए बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूं और कुछ नहीं। वैसे इसकी बात सही भी है, जैसे कंपनी में बाकी लोग इसके गुलाम होंगे, मैं भी तो उनमें से एक ही हूं। जूही ने इशिका की बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। इशिका ऋषि पर, उसकी जिंदगी पर बस अपना हक समझती थी और ये बात वो कभी जताते हुए थकती भी नहीं थी। आज भी वो यही कर रही थी। वो जूही को याद दिला रही थी कि जूही एक आउटसाइडर है, ऋषि की फैमिली नहीं, और ऋषि आज कंस्ट्रक्शन साइट पर स्पेशली जूही के लिए नहीं गया था। तभी जूही मन ही मन बुदबुदाई, ये इशिका सिंघानिया ऋषि को लेकर कुछ ज्यादा ही पोसेसिव नहीं है? कौन माँ अपने बेटे को लेकर इतना ओवर प्रोटेक्टिव होती है? माना कि ये मुझे ऋषि के लायक नहीं समझती, पर जो भी हो ये कुछ ज्यादा ही है। सच में कुछ लोगों की सोच का कुछ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अचानक से ऋषि उनसे बोल पड़ा, मैं इतना खाली नहीं बैठा कि हर किसी के लिए भागता फिरूं। मेरी वाइफ की बात थी, इसीलिए मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया था। ऋषि के स्टेटमेंट पर जूही और इशिका सिंघानिया दोनों ही चौंक गए। ऋषि ने उनको देखा और फिर जूही को देखकर बोला, जाओ अंदर जाकर देखो खाना वाना बना है कि नहीं। जूही ने ऋषि की इस बात पर मुंह बना दिया और किचन की ओर जाते हुए बोलने लगी, मुझे पता है, मुझे भगाने का बहाना है बस ये। तभी ऋषि ने पीछे से उससे कहा, कुछ कहा तुमने? जूही उससे बोली, नहीं कहा, किसी ने कुछ कहा। इतना कहकर जूही अंदर भाग गई। जूही और ऋषि का अपनी इस नोकझोंक के बीच इशिका सिंघानिया के पीले पड़ते चेहरे की ओर ध्यान नहीं गया। जूही के अंदर जाते ही ऋषि ने इशिका सिंघानिया से कहा, मुझे पता है आज आपने क्या किया। ऋषि की आवाज सुनकर इशिका सिंघानिया का ध्यान ऋषि की ओर गया और वो बोली, क्या पता है ऋषि तुम्हें? ऋषि इशिका सिंघानिया की ओर पलटा और उनकी आंखों में देखकर बोला, आज जो भी जूही के साथ हुआ वो आप ही ने करवाया था। ऋषि की ये बात सुनकर इशिका सिंघानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, कैसा इल्जाम लगा रहे हो ऋषि मुझ पर? ये सच नहीं है। ऋषि सरकास्टिकली हंसते हुए उनसे बोला, अच्छा ये सच नहीं है? आपने मुझे कितना बेवकूफ समझ रखा है। सभी को कंपनी में पता है कि जूही सिर्फ नाम की प्रोजेक्ट हेड है, उसे कोई ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी अर्जुन कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई प्रॉब्लम जूही को बताने जाता है। अजीब नहीं लगता आपको ये सब? इशिका सिंघानिया ने हंसते हुए ऋषि से बोला, इसमें अजीब क्या है ऋषि? घबरा गए होंगे एम्प्लॉयज ऑफिस में, और तुम भी नहीं थे वहां, इसीलिए वो अपने प्रोजेक्ट हेड के पास चले गए होंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? ऋषि ने अपना सर हिलाते हुए उनसे कहा, हो, पर जहां तक मुझे पता है अर्जुन तो मिस्टर गुप्ता के अंडर काम करता है और मिस्टर गुप्ता आपके खास है ऑफिस में। तो बस इतना बताइए अब आप कि सच बोलेंगी या नहीं? ऋषि की बात सुनकर इशिका सिंघानिया समझ चुकी थी कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए इशिका सिंघानिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने ही मिस्टर गुप्ता से कहकर अर्जुन से कंस्ट्रक्शन साइट पर चल रही प्रॉब्लम की बात जूही तक पहुंचाई थी। ये सुनकर ऋषि ने इशिका सिंघानिया की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो इशिका सिंघानिया ऋषि के करीब आकर बोली, पर मेरा यकीन मानो ऋषि, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मैं जूही को परखना चाहती थी कि वो तुम्हारे काबिल है या नहीं, और मैं सही थी ऋषि। वो लड़की सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तुम दूर रहो उससे, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऋषि ने बेहद सीरियस होकर उनसे कहा,
मैं किसके करीब रहूं और किससे दूर, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकता हूं। आप बस अपने काम से काम रखें, पहले ही कहा है मैंने आपसे। इशिका सिंघानिया ने फिर उससे धीमे से कहा, ऋषि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस। ऋषि ने इरिटेटेड होकर उनसे कहा, आपसे मैंने कितनी बार कहा है मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया कीजिए, आपको समझ में क्यों नहीं आता? ऋषि की ऐसी टोन पर इशिका सिंघानिया की आंखें नम हो गई। वो दुखी होकर बोली, ऋषि, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? ये कोई टोन है? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? आज तक जो भी मैंने किया है वो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। ऋषि ने अपनी कसकर मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से में उनसे बोला, कह दिया ना मैंने आपको, मेरी फिक्र करना आप छोड़ दीजिए प्लीज। इशिका सिंघानिया अब ऋषि की इस बेरुखी को सह नहीं पा रही थी। वो रोते हुए उससे बोली, ऋषि प्लीज बताओ क्या बात हो गई? मैंने कुछ किया हो तो मुझे बताओ, ऐसे मुझे अपनी लाइफ से बाहर मत निकाल फेंको। इशिका सिंघानिया के इतना बोलने पर भी जब ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तो इशिका सिंघानिया और जोर से रोने लगी। वो ऋषि की स्लीव्स पकड़कर बोली, जब से तुम्हारे पापा की डेथ हुई है तब से हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे की फैमिली। अब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अब अचानक क्या हो गया? बताओ ऋषि, कुछ तो बोलो। पर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, मानो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देखकर भी इशिका सिंघानिया नहीं रुकी। वो आज ऋषि के बदले हुए बिहेवियर का कारण जानना ही चाहती थी। इशिका सिंघानिया ने किसी तरह खुद को कुछ शांत किया और फिर बोली, ऋषि, तुम्हें याद है तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद कैसे सिर्फ हम दोनों थे एक साथ? मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूं, पर मैंने तुम्हें हमेशा सबसे ज्यादा प्यार किया है और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। इसीलिए तो आज तक तुमने मेरी हर बात मानी है। तुमने सबसे ज्यादा इज्जत भी मेरी ही की है। फिर अब क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या कमी रह गई है, क्या गलती कर दी है मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कुछ रुककर इशिका सिंघानिया ने आगे कहा, मैंने जो भी गलती की हो जिससे तुम्हें बुरा लगा हो तो तुम बताओ मुझे ऋषि, मैं सुधारूंगी उसे, पर तुमसे दूर नहीं रह सकती मैं, प्लीज ऋषि। ऋषि इशिका सिंघानिया को ऐसा रोता हुआ नहीं देख पाया। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि फिर कुछ सोचकर वो चुप हो गया। इशिका सिंघानिया ने ऋषि के बदलते इमोशंस देख लिए थे। वो जानती थी कुछ तो चल रहा है ऋषि के मन में जो वो किसी से कह नहीं रहा। इशिका सिंघानिया ने ऋषि के अपनी तरफ बदलते बिहेवियर को नोटिस कई दिन पहले ही कर लिया था, पर बहुत सोचने के बाद भी उन्हें इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। पहले तो इशिका सिंघानिया को लगा कि ऋषि का यह बदला बिहेवियर जूही की वजह से है, पर उसे पता चल गया कि जूही और ऋषि तो अभी हाल फिलहाल में ही मिले हैं। इस वक्त इशिका सिंघानिया सच कह रही थी कि अपने पापा की मौत के बाद से ही ऋषि उसके ही सबसे करीब रहा है, पर नेहा के एक्सीडेंट के बाद ऋषि के बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आ गया था। ऋषि अब सिर्फ अपने दिल की सुनकर डिसीजन ले रहा था और इसी डिसीजन के तहत उसने जूही से शादी कर ली थी। ऋषि इशिका सिंघानिया के सवालों का जवाब देना चाहता था, सब कुछ पहले जैसा करना चाहता था, पर वो एक खास दिन को भूल नहीं पा रहा था। ऋषि के अंकल शिव सिंघानिया ने हमेशा ही ऋषि के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। शादी का फैसला भी ऋषि ने उन्हीं से परेशान होकर लिया था। पर जब एक दिन ऋषि अपनी शादी की बात करने शिव सिंघानिया के ऑफिस पहुंचा था तो वहां ऋषि ने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब जब भी ऋषि इशिका सिंघानिया को देखता तो उसे सिर्फ वही सीन याद आ जाता। ऋषि जितनी कोशिश करता वो उस दिन को अपनी यादों से मिटा नहीं पा रहा था और ना ही इशिका सिंघानिया को माफ कर पा रहा था। ऋषि जानता था कि उन्होंने उसके लिए आज तक बहुत कुछ किया है, इसीलिए उसने इशिका सिंघानिया को अब तक कुछ कहा नहीं था। पर अब ऋषि इशिका सिंघानिया के साथ पहले जैसा बिहेव नहीं कर सकता था और ये बात ऋषि समझ चुका था। वो चाहता था कि इशिका सिंघानिया भी ये बात समझ जाए। क्या कभी ऋषि इशिका को बता पाएगा कि उसने शिव सिंघानिया के ऑफिस में क्या देख लिया था? क्या इशिका जूही और ऋषि के बीच दीवार खड़ी करने में कामयाब हो पाएगी? जूही के लिए ऋषि के इस बदलते बिहेवियर में कितनी सच्चाई थी?
इशिका ने ऋषि के सामने एक्सेप्ट कर लिया था कि जूही को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजने की साजिश उसी की थी, पर वो ऋषि के रूट बिहेवियर से कई दिनों से परेशान थी, इसीलिए वो इसकी वजह जानना चाह रही थी। ऋषि के जहन में कुछ पुरानी यादें चल तो रही थी, पर उसने उनका जिक्र इशिका से नहीं किया था। इशिका सिंघानिया ने इस वक्त ऋषि के स्लीव्स पकड़ रखे थे। वो उसे नम आंखों से देखते हुए बोली, प्लीज ऋषि, कुछ तो बोलो। तुम कुछ कहोगे नहीं तो मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। प्लीज ऋषि, प्लीज। पर ऋषि ने सबके बाद भी इशिका सिंघानिया की ओर देखा तक नहीं। जवाब देना तो बहुत दूर की बात थी। इतने में ही जूही वहां फ्रेश होकर वापस आ गई। उसने ऋषि से कहा, ऋषि, मैंने मिसेस चंद्रा को बोला था खाने के लिए, पर उन्होंने बताया कि मिसेस सिंघानिया ने पहले ही तुम्हारी पसंद का खाना बनवा लिया है। जूही ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उसने ध्यान दिया ऋषिका और इशिका सिंघानिया के बीच कुछ टेंशन का माहौल लग रहा है। जूही को ऋषिका को साफ नजर आ रहा था। वहीं इशिका सिंघानिया की आंखें नम थी, उनकी आंखों में आंसू थे। जूही ये देखकर मन ही मन बुदबुदाई, अरे जूही, लगता है तू फिर गलत टाइम पे आ गई। यहाँ तो माजरा ही कुछ और हो चुका है। फिर जूही यहाँ वहां देखते हुए बोली, ओह, लग रहा है आप लोग कुछ पर्सनल बात कर रहे थे। मैं बाद में आती हूँ, आप लोग बात पूरी कर लीजिए। जूही इतना बोलकर बिना किसी का जवाब सुने वहां से जाने लगी, पर इतने में ऋषि ने जूही का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो उससे बोला, नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास इनसे बात करने के लिए। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। इतना बोलकर ऋषि जूही के करीब आ गया और उसने जूही के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। जूही इस वक्त ऋषि की सौतेली माँ के सामने उसकी इस नजदीकी से हैरान रह गई। वो ऋषि को देखने लगी, पर ऋषि का ध्यान जूही के ऊपर नहीं था। जब जूही को कोई जवाब नहीं मिला ऋषि से, तो वो अपने ऊपर से ऋषि का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। जूही की इस हरकत से ऋषि का ध्यान उसके ऊपर गया और उसने हाथ हटाने के बजाय जूही पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। जूही चौंक गई और सवालिया नजरों से ऋषि की ओर देखने लगी, मानो ऋषि से पूछ रही हो, अभी हम घर में हैं ऋषि, ऐसे दिखावे की क्या जरूरत है इस वक्त। पर जूही के साइलेंट सवाल का जवाब ऋषि ने सिर्फ घूर कर दिया, मानो वो कह रहा हो, चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा जूही। ऋषि के ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर जूही ने ऋषि का हाथ खुद पर से हटाने की कोशिश नहीं की। वो दोनों एक साथ वहां से जाने लगे। जब जूही ऋषि के साथ अंदर जा रही थी, तब उसने पहले तो कुछ महसूस नहीं किया, पर अब कुछ देर चलने के बाद जूही को ऋषि के हाथ की गर्मी महसूस होने लगी। उसे वो रात याद आने लगी जब नशे में ऐसे ही वो ऋषि के करीब थी। उस रात का ख्याल आते ही जूही के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसका चेहरा लाल होने लगा। वहां मौजूद किसी और का भी चेहरा लाल हो रहा था, पर शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से, और वो कोई दूसरा नहीं, इशिका सिंघानिया ही थी। इशिका सिंघानिया को ऋषि और जूही की बढ़ती नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनका साथ, ऋषि का जूही की तरफदारी करना, ये सब इशिका सिंघानिया को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। उसे ये जूही अब एक चुभते हुए कांटे की तरह महसूस हो रही थी। इशिका सिंघानिया ने गहरी सांस ली और मन ही मन एक फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर ऋषि मुझसे खफा क्यों है। जो भी राज है, मुझे इस घर में ऋषि के दिल में अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए इसका पता करना ही होगा। इस वक्त तीनों लोग डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। इशिका सिंघानिया और ऋषि की बहस के बाद डिनर पर बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। सभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। ऋषि और जूही तो हमेशा ही कम बोलते थे, पर आज इशिका सिंघानिया ने भी बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी। ऋषि को इशिका सिंघानिया से बात करने के बाद से शिव सिंघानिया के ऑफिस का वो सीन नहीं भूल रहा था। वही जूही आज के दिन के बारे में सोच रही थी। कैसा था ये मेरा आज का दिन? पहले वो कंस्ट्रक्शन साइट पर हंगामा, शायद नीना पांडे मुझे प्रोजेक्ट हेड बने रहना सहन नहीं कर पा रही। अब घर आई हूं तो यहाँ ये ऋषि का चेंज्ड बिहेवियर। अभी तो घर में कोई बाहर वाला भी नहीं, फिर भी ऋषि मुझ पर पूरा हक जता रहा है। इशिका से इसे कैसी भयंकर नफरत से है। ये इशिका ऋषि के इतने नजदीक क्यों आना चाहती है? इन सौतेली माँ बेटे के बीच एक डिफरेंस एज का तो बहुत ही कम है। क्या वजह हो सकती है ऋषि की इनसे इस नफरत की? जूही के मन में बहुत से सवाल थे इस वक्त।
वो खुद से ही सवाल करती और खुद ही उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करती। वो सोच रही थी, माना मैं किसी भी हिसाब से ऋषि के बराबरी की नहीं, पर फिर पहले ही रात को इसकी सौतेली माँ ने मुझे ड्रग्स क्यों दिया? जब मैंने उन्हें अपने और ऋषि के रिश्ते का सच बताया था तो वो इतनी खुश क्यों हो गई थी? कहीं ऋषि के रिलेशंस ना चल पाने का कारण इसी घर के अंदर की पॉलिटिक्स में तो नहीं छुपा है? शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, या सच में यहाँ कोई साजिश चल रही है? जूही अपना डिनर करते करते यही सब सोच रही थी कि इशिका सिंघानिया की आवाज आई। वो अपना सर पकड़कर कह रही थी, मेरा सर दर्द हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। यू गाइस एंजॉय द मील टुगेदर। भले इस वक्त ऋषि ने इशिका सिंघानिया को देखा भी ना हो, पर उनकी नजरें जरूर ऋषि पर ही टिकी हुई थी। तभी जूही ने फिर सोचा, ये इशिका सिंघानिया की नजरें एक माँ की तो नहीं लगती। कैसी है ये नजरें? इतनी खूबसूरत होने के बाद भी इनके किरदार से कभी कोई अच्छी खुशबू नहीं आती। बहुत सोचने के बाद भी जूही को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना सर हिलाते हुए खुद से कहा, थम जा जूही, पागल हो जाएगी तू सोच सोच कर। छोड़ दे ज्यादा सोचना, तू अब सिंघानियास के घर में है, लाइफ एंजॉय कर थोड़ी। इतना सोचते सोचते जूही अपना खाना जल्दी जल्दी पूरा खत्म कर चुकी थी। उसने पानी पीकर ऋषि से एक ही सांस में कहा, ऋषि मैं खा चुकी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रूम में चली जाती हूँ, गुड नाइट। ये कहने के बाद जूही ने ऋषि के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वो डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई। ऋषि अब जूही को जाता देख सोच रहा था, गुड नाइट? अभी तो सिर्फ 8:30 हुआ है। इस इशिका सिंघानिया ने तो मूड ही खराब कर दिया। इतना अच्छा खाना है पर फिर भी भूख ही मर गई है। मैं भी जाकर आज आराम कर लेता हूं। इसके बाद ऋषि भी डाइनिंग टेबल से उठ गया। वो रूम में पहुंचा तो वहां जूही नहीं थी। वो रूम में आने के बाद सीधे वॉशरूम चली गई थी। वहां थोड़ी देर वो बाथटब के गर्म पानी में आज आराम से बैठी। वो आराम कर ही रही थी कि तभी रूम में कुछ हलचल हुई। ये सुनकर जूही की अचानक से नींद से खुल गई। उसने नोटिस किया कि उसे वॉशरूम आए काफी देर हो गई है। वो समझ चुकी थी कि रूम में बाहर ऋषि ही होगा। उसे ऋषि की वही बात याद आ गई कि आज से दोनों एक ही रूम में रहेंगे। वो भागकर गेट की ओर जा रही थी कि उसे याद आया कि उसने अपने कपड़े तो बाहर ही छोड़ दिए थे। पुराने कपड़े उसने वही गीले भी कर दिए थे। जूही अपना माथा पीटते हुए खुद में बड़बड़ाई, जूही तो पागल हो गई है क्या? कहाँ खोई रहती है, कपड़े ही भूल गई। अब क्या ऐसे ही जाएगी बाहर? यही सब बोलते बोलते जूही ने बिना ध्यान दिए जो बाथरोब हाथ में आया वही पहन लिया और बाथरूम से धीरे धीरे शर्माते हुए बाहर आ गई। और जैसा जूही ने सोचा था वही हुआ। ऋषि वहां रूम में था। जूही ऋषि के करीब गई तो उसने देखा कि ऋषि बेड पर बिछी पिंक बेडशीट को घूर रहा था। उस बेडशीट पर सिलवटें पड़ी हुई थी और ऋषि को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जूही का ध्यान भी उन सिलवटों पर गया। ओ तेरी, मैं तो बेडशीट चेंज करना ही भूल गई। पर कोई कुछ भी बोले, मेरी गलती नहीं है। मुझे क्या पता था कि ऋषि आज वापस आ जाएगा? मुझे यहाँ कोई कुछ बताता भी नहीं, सब बस सरप्राइज देते रहते हैं। मन ही मन ये बड़बड़ाते हुए जूही ऋषि के जस्ट पीछे जाकर खड़ी हो गई। ऋषि उसकी आहट सुनकर पलटा और जूही से बोला, ये इसकी ऐसी हालत तुमने की है? जूही ऋषि के इस डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़ा चौंक गई। वो अपने गीले बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, हाँ वो मैंने ही किया था। मुझे लगा तुम्हारे आने के पहले सही कर दूंगी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम अभी आ जाओगे, तो लेट हो गया। आई एम सॉरी। ऋषि ने बड़े आराम से उससे कहा, नो नो डोंट बी सॉरी यार, छोटी छोटी बात पर इतना घबराया मत करो। ऋषि की यह बात सुनकर जूही को थोड़ा सुकून सा मिला। उसे लगा ये ऋषि वाकई दिल का बुरा नहीं है। वो मन ही मन सोच रही थी, चलो अच्छा है मुझे बेडशीट चेंज करनी नहीं पड़ेगी। मुझे इतना तो भरोसा था कि ऋषि मेरे साथ एक बेडशीट को लेकर थोड़ी लड़ेगा। लेकिन तभी ऋषि की बात ने जूही की खुशी पर पानी फेर दिया। ऋषि बोला, जस्ट चेंज माई बेडशीट एंड ऑल द पिलो कवर्स, ठीक है? जूही ने अपनी तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, मतलब मैं खुद करूं? ऋषि ने इसके बदले में अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं तो क्या मैं करूं जूही जी? जूही ने हंसकर उससे कहा, हाँ मैं ही तो करूंगी, और कौन करेगा? मैं ही करूंगी।
इतना कहकर जूही रूम से बाहर जाने लगी, तभी ऋषि ने पीछे से उसे पुकारा। ऋषि की आवाज सुनकर जूही रुक गई। उसने पलटकर ऋषि से पूछा, क्या हुआ? मैंने फिर कोई गड़बड़ की क्या? ऋषि ने उससे हंसते हुए कहा, ऐसे जाओगी तुम नीचे? नहीं, वैसे तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषि ने आंखों से जूही को उसके कपड़े की ओर इशारा करते हुए कहा। जूही ने अपने उस बाथरूम को देखा और वो बिना कुछ बोले साइड में टेबल पर डले अपने कपड़े उठाकर चेंजिंग रूम की ओर भाग गई। पीछे से ऋषि जूही की इस हरकत पर सरकास्टिकली हंस पड़ा। वो जूही से बोला, कैसे कर लेती हो तुम इतना दिखावा? हाँ, खुद ही बाथरूम से मेरे रिवीलिंग बाथरूम में आई और अब ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? कमाल करते हैं लोग आजकल। मुझे आज उस कंस्ट्रक्शन साइट वाली ब्रेव जूही को देखकर लगा था कि तुम अलग हो, पर नहीं, तुम भी बाकी लड़कियों जैसे ही हो। इतना बोलकर ऋषि ने खुद को आईने में देखा और मन ही मन बोला, मुझे क्या, जूही जो चाहे करे, मैं बहकने वाला नहीं। बस नेहा ठीक हो जाए तो मैं इसे टाटा बाय कर दूं। मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, भले कितना ही रिवील करे खुद को। हाँ, मगर टेंशन इसके बॉयफ्रेंड को जरूर होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जूही ने यह सब सुनकर कपड़े बदलते बदलते सोचा, क्या कर दिया जूही तूने? ऐसे तो बाहर सबके सामने जाने वाली थी, अब क्या ही सोच रहा है ये मेरे कैरेक्टर के बारे में। जूही कपड़े बदलकर जल्दी से बाहर आई और बाहर आते ही बिना ऋषि को एक बार भी देखे रूम से बाहर भाग गई। रूम से बाहर जाकर जूही ने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत किया। वो मिसेस चंद्रा के पास जाकर बोली, मिसेस चंद्रा, सुनिए जरा। जूही की आवाज सुनकर मिसेस चंद्रा पलटी। वो बोली, यस मिसेस सिंघानिया। जूही ने मिसेस चंद्रा की ओर देखकर कहा, वो ऋषि की बेडशीट चेंज करनी है, कहाँ रखी है, धुली वाली या नई बेडशीट? जूही की इस बात पर मिसेस चंद्रा चौंक गई। उन्होंने फिर से पूछा, सर ने भेजा है आपको आप दोनों के लिए नई बेडशीट लाने? जूही मिसेस चंद्रा का मतलब समझ नहीं पाई और दुखी होते हुए बोली, आपको भी लग रहा है ना कि ऋषि मुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवा रहा है, मगर क्या करूं, अब मैं भी मजबूर हूं। जूही का जवाब सुनकर मिसेस चंद्रा का मुंह खुला रह गया। वो जूही को बड़ी शक्की निगाह से देखने लगी। क्या मिसेस चंद्रा का शक सही निकलेगा जूही को लेकर? और क्या ऋषि और जूही के बीच की ये गलतफहमियां कभी दूर हो पाएंगी? जूही गलती से ऋषि के सामने बाथरूम में ही बाहर वाले रूम में जाने वाली थी। इस वजह से ऋषि के सामने उसकी कुछ और ही इमेज बन गई थी। पर जूही कपड़े बदलकर बाहर मिसेस चंद्रा के पास नई बेडशीट लेने पहुंच गई। मिसेस चंद्रा से जूही ने नई बेडशीट मांगी तो उनकी नजरें जूही की तरफ शक्की निगाहों में तब्दील हो गई। पर जूही इस बात को समझ नहीं पाई। अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए मिसेस चंद्रा बोली, मिसेस सिंघानिया, मैं अभी बड़ी मैडम के लिए सूप बना रही हूँ, आप टीना से कहकर नई बेडशीट्स ले लीजिए, वो आपको निकाल के दे देगी। मिसेस चंद्रा की बात सुनकर जूही की नजर उस टेस्टी सूप पर पड़ी। उसे खुशबू तो बड़ी आ रही थी, पर पेट उसका भरा हुआ था, इसीलिए वो बोली, जी ठीक है। इतना बोल के जूही टीना को ढूंढने के लिए किचन से बाहर निकल गई। वो रास्ते में सोच रही थी, जानती हूँ कि मैं नई हूँ यहाँ और मेरी हैसियत भी ऋषि के मुकाबले इतने रिच सर्वेंट्स रखने की नहीं, पर यहाँ तो सर्वेंट्स का भी बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है। शुरू में तो ये मिसेस चंद्रा इतनी हम्बल बन रही थी, पर अब शायद ये पूरी तरह इशिका सिंघानिया के काबू में आ गई है। कोई सीधे मुंह यहाँ मुझसे बात तक नहीं करता। कितना भी मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर लूं, ये लोग मुझे नॉर्मल होने ही नहीं दे रहे। तभी जूही ने देखा कि टीना एक बड़ी सी ट्रॉली लेकर स्टोर रूम की ओर जा रही है। जूही ने टीना को आवाज दी। टीना ने ट्रॉली को एक तरफ टिकाया और जूही के पास आकर बोली, यस मिसेस सिंघानिया। जूही ने अपने चेहरे पर एक स्माइल रखते हुए टीना से कहा, वो मिसेस चंद्रा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मेरे और ऋषि के कमरे के लिए बेडशीट्स ले लूं। टीना ने भी जूही की बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया, ओह ठीक है मिसेस सिंघानिया, आप चलिए, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की, मैं ही वहां आकर बेडशीट्स बदल देती हूँ। टीना ये कहकर बिना जूही के जवाब का इंतजार किए हुए बेडशीट्स लेने दूसरे रूम में जाने लगी। जूही को वैसे तो टीना के बेडशीट्स बदल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसने सोचा, ऋषि ने मुझे करने के लिए बोला था, अब अगर टीना बेडशीट बदलेगी तो ऋषि को फिर मुझे कुछ बोलने का मौका मिल जाएगा।
नहीं, मैं खुद ही कर देती हूँ, छोटा सा ही तो काम है, बेडशीट ही बदलनी है, कौन से किसी बच्चे के डायपर चेंज करने हैं, कौन सी बड़ी बात है, मैं कर दूंगी तो अच्छा रहेगा। जूही ये सोचते हुए टीना के पीछे पीछे चली गई। जूही ने रूम में घुसते ही टीना से कहा, टीना तुम बस मुझे ही बेडशीट्स दे दो, मैं खुद ही चेंज कर लूंगी। जूही से यह सुनकर टीना घबरा गई। वो बोल पड़ी, पर मैडम आप कैसे? जूही ने टीना से पूछा, क्यों, क्या हो गया? टीना ने खुद को शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं, वो मैडम सर को थोड़ा मेसोफोबिया है, इसीलिए हर किसी को काम यहाँ अलाउड नहीं है, सर का काम भी कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। जूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो गेट पर रुक गई और टीना को बेडशीट निकालते हुए देखने लगी। जूही टीना का ये जवाब सुनकर सोचने लगी, ये सब जानबूझकर थोड़ी मुझे अवॉइड करेंगे, कुछ रूल्स होंगे यहाँ की, वही फॉलो कर रहे होंगे ये सब। हाँ, शायद यही बात होगी। टाइम लगेगा यहाँ मुझे सबके साथ कंफर्टेबल होने में, मुझे भी इन लोगों को मेरी पोजीशन थोड़ी बतानी पड़ेगी। तभी टीना बेडशीट्स निकाल के रूम से बाहर जाने लगी तो जूही ने उसे रोकते हुए कहा, बेडशीट्स? जूही के सवाल पर टीना रुककर बोली, हाँ मिसेस सिंघानिया, मैं वहीं लेकर जा रही हूं। जूही ने उसे बड़े प्यार से हंसकर कहा, नहीं टीना, तुम ये बेडशीट मुझे दे दो, मैं उनकी वाइफ हूं ना, इसलिए मैं ये खुद चेंज कर दूंगी। टीना ने चौंक कर उसे कहा, आप करेंगी? पर सर को पसंद नहीं कि उनकी कोई चीजें छुए। इस बात पर जूही ने अपने वर्ड्स पर जोर देते हुए कहा, आपके सर ने ही मुझे बेडशीट्स बदलने के लिए कहा है ना टीना। टीना अब आगे कुछ नहीं बोल सकी। उसने बेडशीट्स जूही को पकड़ा दी। जूही वापस अपने रूम में जाने लगी। इधर जब जूही मिसेस चंद्रा से बेडशीट्स लेने आई थी तब उसे इशिका ने देख लिया था। जूही के वहां से जाने के बाद इशिका सिंघानिया मिसेस चंद्रा के पास पहुंची और बोली, ये जूही अभी क्या कहकर गई तुमसे? इशिका सिंघानिया को वहां देखकर मिसेस चंद्रा ने धीरे से उससे बोली, मैडम वो जूही मैडम नई बेडशीट्स मांग रही थी। इशिका सिंघानिया ये बात सुनकर सोचने लगी, तो मैंने सही सुना था, जूही बेडशीट ही लेने आई थी। ऋषि को तो ये कभी भी पसंद नहीं था। इतनी जल्दी ये लड़की ऋषि की हर चीज पर अपना कब्जा जमा रही है। मिसेस चंद्रा वहीं एक कोने में शांत से खड़ी थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो अच्छे से जानती थी कि इशिका सिंघानिया ऋषि को लेकर किस हद तक पोजेसिव है। तभी इशिका सिंघानिया फिर मिसेस चंद्रा से बोली, तुम बताओ मुझे, क्या लगता है तुमको, ऋषि को इस 2 टके की लड़की से प्यार हो गया है क्या? मिसेस चंद्रा ने इस वक्त इशिका सिंघानिया की आंखों में एक अलग सा पागलपन देख लिया था। ये पागलपन देख वो डर गई। उन्होंने धीरे से उनसे कहा, प्यार का तो पता नहीं मैडम, पर हाँ, सर थोड़ा अलग तो बिहेव करते हैं जूही मैडम के साथ। ये सुनकर पता नहीं क्या हो गया इशिका सिंघानिया को। वो एकदम से शांत हो गई। वो बिना कुछ और कहे अपने रूम की ओर जाने लगी। इशिका सिंघानिया को जाता देख मिसेस चंद्रा ने उनसे कहा, मैडम आपका सूप रेडी है। इशिका सिंघानिया बिना उनकी तरफ देखे अपना मुंह बनाते हुए बोली, मुझे अब भूख नहीं, कुछ नहीं खाना मुझे। उधर जब बेडशीट्स लेकर जूही ऋषि के रूम में पहुंची तो वो चौंक गई। ऋषि बेड पर बैठा हुआ था और बेड पर नई बेडशीट बिछी हुई थी। जूही गुस्से में ऋषि के पास पहुंची और उससे बोली, जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी बेडशीट बदलने के लिए तो मुझे क्यों भेजा नीचे? जूही का चेहरा देखकर ऋषि ने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। ऋषि शांत से बेड पर बैठकर अब बस अपने टैबलेट पे बिजनेस न्यूज देखता रहा। जूही को ऋषि की इस चुप्पी ने और इरिटेट कर दिया। उसने कमरे में चारों ओर देखा, तभी उसकी नजर उस बेड पर पड़ी। जूही उसे देख सोचने लगी, ये तो वो बेड नहीं लगता जिस पर मैं सो रही थी। जूही पूरे कमरे में अपना सामान ढूंढने लगी पर उसे अपना कोई भी सामान वहां नहीं दिखा। जूही समझ गई कि ऋषि ने वहां के बेड के साथ साथ सामान भी बदल दिया है। जूही गुस्से में ऋषि से बोली, तुमने बेड भी बदल दिया और सब सामान वो कहाँ है? इस बार ऋषि ने अपना टैबलेट एक तरफ रखा और जूही से बोला, मुझे अपना सामान शेयर करना पसंद नहीं। बेड बदले काफी दिन हो गए थे, जब तक तुम गई मैंने वो बदलवा लिया। व्हाट्स अ बिग डील? कीप क्वाइट। जूही को ऋषि की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने ऋषि से कहा, देखो मैं मानती हूं तुम्हें मेसोफोबिया है, पर इसका ये मतलब नहीं कि
तुम सारा सामान ही फेंक दो, और अगर फेंकना ही था तो मुझे क्यों बेकार में दौड़ाया। इस बार ऋषि ने जूही से रूडली कहा, अगर तुम्हें पता है कि मुझे मेसोफोबिया है तो तुम्हें पहले सामान बदलवा देना चाहिए था। इट्स योर फॉल्ट। जूही इस वक्त हैरान होकर ऋषि को देख रही थी। उसे लग रहा था आज वो फिर से उसी पुराने रूड ऋषि से मिल रही है जिसको उसकी कोई परवाह नहीं है। या शायद यही सच था। ऋषि की परवाह शायद बस एक दिखावा ही थी। जूही की आंखें नम हो गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए ऋषि से पूछा, अच्छा ठीक है, पर मेरा सामान कहाँ है? ऋषि ने जूही की ओर देखे बिना ही उससे कहा, वही सामान जो बेड के पास रखा था, बेड के साथ वो भी अलग करवा दिया। जूही ये सुनकर उस पर तेज आवाज में चिल्ला पड़ी, अलग करवा दिया? पर मेरा सामान क्यों? ऋषि ने जूही को वार्निंग देते हुए कहा, देखो मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, मेरे सामान को कोई हाथ नहीं लगाता और मैं किसी दूसरे के सामान को छूता भी नहीं, और ये तुम्हारी गलती थी कि तुम मेरे बेड पर आई। एंड नाउ प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। इतना बड़ा रूम है, कहीं पे भी सो जाओ। तुम्हारा जरूरी सामान स्टोर रूम में होगा, वहां से उठवा लेना। इतना सब सुनने के बाद जूही में हिम्मत नहीं बची थी ऋषि से और कोई सवाल जवाब करने की। वो चुप हो गई और वो जो बेडशीट ऋषि के लिए लाई थी वो उसे खुद सोफे पर लेकर चली गई। जूही के जाने के बाद ऋषि का भी ध्यान कहाँ टैबलेट पर था। ऋषि के सामने न्यूज खुली तो थी, पर वो सोच तो कुछ और ही रहा था। जब ऋषि ने जूही को बेडशीट लेने भेजा था तब उसका और कोई इरादा नहीं था, पर जब ऋषि ने जूही को उस रिवीलिंग बाथरूम में देखा तो उससे बहुत चिढ़ हो गई। उसे किसी और के हाथ लगाई चीजों को छूना बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए उसने वो सारा सामान अलग करवा दिया था। आज ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जूही के बच्चे को बचाने वाले एक्शन के बाद ऋषि की नजरों में जूही की इमेज कुछ बदली थी, पर अब वापस से वो जूही को बाकी लड़कियों जैसा ही समझने लगा था। कुछ देर बाद कमरे में कोई आवाज न आने पर ऋषि ने अपना सर उठाकर कमरे में देखा तो जूही सोफे पर सोने की तैयारी कर रही थी। ऋषि ने मन ही मन सोचा, अच्छा ये समझ गई, मैं किसी और के लिए खुद को नहीं बदल सकता, और जूही जैसी लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं आज दिन में मुझे क्या हो गया था कि मुझे लगा ये अलग है, पर अब सब ठीक है। कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद मैं इससे फ्री हो जाऊंगा। इसके बाद ऋषि ने अपना टैबलेट साइड में रखते हुए अंगड़ाई ली और सोचने लगा, क्यों मैं भी अपनी नींद खराब कर रहा हूं इन सब फालतू की चीजों के बारे में सोचकर। और फिर ऋषि लाइट बंद करके अपने बेड पर लेट गया। जूही ने अभी बस अपना सोने का इंतजाम सोफे पर किया ही था कि ऋषि ने लाइट बंद कर दी थी। कमरे में एकदम से पूरी तरह अंधेरा हो गया था। ऋषि को पसंद नहीं था कि सोते वक्त एक सिंगल लाइट भी चले। जूही इस अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। जूही चुपचाप सोफे पर अपने कंबल के अंदर लेट गई। वो मन ही मन सोच रही थी, क्यों जूही तू अभी भी लोगों से बड़ी जल्दी उम्मीद लगा रही है? अभी भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई? क्यों तू लोगों को अपना मानने लग जाते है? अपनापन नहीं मिलने वाला तुझे इस जन्म में इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। जूही खुद से ही सवाल करके कंबल के अंदर ही अंदर रोने लगी। लाइफ में इतने धोखे खाने के बाद भी जूही की लोगों पर जल्दी भरोसा करने की आदत अब तक गई नहीं थी, इसीलिए कदम कदम पर उसे दुख का सामना भी करना पड़ता था। जूही जितना भी खुद को डांट ले समझा ले, पर ऋषि की बातों ने उसे चोट तो पहुंचाई थी। वो रोते रोते सोच रही थी, मैंने तो सच में ऋषि को अपना दोस्त मान लिया था, पर शायद आज भी मैं सिर्फ ऋषि के लिए एक बिजनेस डील हूँ जिसकी उसको जब जरूरत होती है तो यूज कर लेता है, वरना किसी सामान की तरह उठाकर अलग कर देता है। मैं भी तो पागल हूँ जो बार बार उसकी अच्छाई देखने लग जाती हूँ। जूही आज खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके इतने दिनों के इमोशंस आज फिर आंसुओं में बह कर आ रहे थे। जूही ने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि रोने की आवाज ऋषि के कानों तक ना पहुंच जाए और वो उसे कमजोर समझकर और ज्यादा ना दबाने लगे। लेकिन आज बार बार एक ही सवाल था जूही के मन में, क्या सच में ऋषि की नजरों में इतनी गिरी हुई हूं मैं कि मेरे हाथ बस लगाने से उसका सामान छूने लायक भी नहीं बचे, या ये सिर्फ उसके इस फोबिया की वजह से है? इतना सोचने के बाद जूही ने अपने आंसू पोंछे। उसने फैसला लिया, अब और नहीं, मैं अब किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। ठीक है, ऋषि के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस डील है ना, तो अब मेरे लिए भी ये सिर्फ एक डील ही होगी। मैं भी अब से बस अपने काम से काम रखूंगी। जूही यही फैसला लेकर सो गई।
जूही और ऋषि का रिश्ता एक बार फिर एकदम शुरुआती पलों जैसा हो गया था। क्या जूही और ऋषि का रिश्ता शुरू होने से पहले ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बलि चढ़ जाएगा, या आने वाले वक्त में इनकी कहानी कोई नया मोड़ लेगी? एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऋषि को जूही के बारे में गलतफहमी हो गई और उसने जूही के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर दिया। जूही इस बात का बहुत बुरा मान गई थी। वो बड़ी मुश्किल से रोते रोते सो पाई। अगले दिन सुबह सूरज उगने के पहले ही ऋषि अपने आप उठ गया था। ऋषि के बचपन से ही जल्दी उठने की आदत थी। शुरू से ही उसने खुद पर बहुत मेहनत की थी। बाहर से देखने में भले ही लोगों को लगता था कि ऋषि को सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिला है, पर यह सच नहीं था। ऋषि ने आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए खून पसीना एक किया था। वो औरों पर भी इसीलिए इतना सख्त रहता था, पर सबसे ज्यादा सख्त वो खुद पर ही था। इस सख्ती की वजह धोखे थे। ऋषि ने बचपन से ही अपनों से बड़े धोखे खाए थे। आज किसी पर जल्दी यकीन कर लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो अंदर से जूही से बात करने की, उसे मौके देने की कोशिश जरूर करता था, पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता था कि जूही उसे दिखावटी और दोगली लगने लगती थी। झूठ और धोखेबाजी से ऋषि को नफरत हो चुकी थी। जूही से शादी करने के बावजूद ऋषि ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वो अपने वादे पर टिका था। यही उम्मीद उसे जूही से भी थी। वो नहीं चाहता था कि शादी के इन 2 महीनों में जूही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी कोई फिजिकल रिलेशनशिप रखे। भले ही ये सिर्फ नाम की ही शादी थी, पर जब तक लोगों के सामने ये मैरिड कपल है, कम से कम बाहर के लोगों को बातें बनाने का कोई मौका ना मिले। पर जूही की कल वाली हरकत ने ऋषि को जूही के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया था। अभी तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। दोनों के बीच बातचीत ना होने से गलतफहमियां बढ़ रही थी। ऋषि उठते साथ ही ऑटो पायलट मोड में काम करने लग गया। उसने अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम की ओर जाने लगा। तभी बेड से उठते साथ ही ऋषि की नजर साइड में रखे सोफे पर पड़ी। नजर पड़ते ही उसकी चाल कुछ धीमी हो गई। जूही की हालत देखकर वो वहीं ठहर गया। जूही ने दोनों हाथों से कसकर चादर पकड़ रखी थी। उसके माथे पर बाल पड़े हुए थे। वो नींद में थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऋषि का हाथ अपने आप जूही की ओर बढ़ गया। वो जूही के आंसू पोंछना चाहता था, पर वो थोड़ी दूर ही रुक गया। ऋषि को जूही की कल वाली हरकत याद आ गई थी। फिर भी ऋषि वहां से तुरंत जा नहीं पाया। वहीं खड़े होकर उसने मन ही मन सवाल किया, आखिर ऐसा क्या सपना देख लिया तुमने जूही कि तुम यूं नींद में रो रही हो? लेकिन अचानक से जूही सोफे पर हिलने लगी। लग रहा था कि उठने वाली है। ऋषि ये देखकर चौंक गया और उसने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर उठ गई तो कोई जवाब नहीं होगा मेरे पास देने के लिए कि मैं यहाँ क्यों खड़ा था। पर अगले ही पल उसका डेविल माइंड एक्टिवेट हुआ और उसने सोचा, क्या ही फर्क पड़ता है, रो रही है तो रोती रहे, जरूर अपने बॉयफ्रेंड को याद करके रो रही होगी। इतना सोचकर ऋषि जूही के पास आते आते वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद जब सूरज की किरण जूही पर पड़ी तो वो जाग गई। जूही अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि ये सोफा इतना कंफर्टेबल होगा। शायद पैसे से कुछ भी मुमकिन है। जूही उठी ही थी कि उसे अपने गालों पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने छुआ तो पाया कि उसके गालों पर उसके आंसू जमे हुए थे। जूही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, लगता है इन दिनों से जो कुछ भी मन में दबा हुआ था कल रात सब आंसुओं के साथ बह गया। चलो ठीक ही है, ये आंसू अंदर दबे रहते तो परेशान करते। जूही सोफे से उठी तो उसकी नजर बिस्तर की ओर गई। बिस्तर खाली था। उसे देखकर जूही ने सोचा, चलो अच्छा है ऋषि नहीं है। कल के बाद मुझे वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ऋषि के साथ कैसे बिहेव करूं। इतना सोचकर जूही जल्दी से वॉशरूम की ओर चली गई। वॉशरूम का गेट खुला हुआ था तो जूही ने बिना कुछ सोचे अंदर कदम रख दिया। गेट खोलने की आवाज सुनकर ऋषि पलटा तो जूही की नजर उस पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो गए, पर जूही ऋषि को बिना कपड़ों के देख चीख पड़ी। जूही ने जल्दी से अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया और बोली, सॉरी सॉरी सॉरी। इतना कहकर वो तुरंत बाथरूम से बाहर भागी। जूही के इस ओवर रिएक्शन पर ऋषि ने बस अपना सर हिला दिया। वो वहीं खड़े खड़े बोला, चीखने की कौन सी बात है? चीखना तो मुझे चाहिए था। तुम्हें तो फ्री में ये हॉट एंड हैंडसम आदमी नंगा दिखने मिल गया, जो जाने कितनों की हसरत है।
इतना बोलकर ऋषि वापस से शावर ऑन करके नहाने लग गया, पर आंख बंद करते ही उसे जूही के घुटनों की वो चोट याद आ गई। उसे याद करके ऋषि सरकास्टिकली जूही से बोला, वैसे लोगों को अपने आप को इतना प्योर और क्लीन दिखाने में पता नहीं क्या मजा आता है। जूही का ध्यान ऋषि की इस बात पर था ही नहीं। उसकी तो वॉशरूम के बाहर बिस्तर पर बैठकर भी शर्म से हालत खराब हो रही थी। वो बोलने लगी, यक, ओह माय गॉड, क्या देख लिया सुबह सुबह मैंने, हो नो। फिर कुछ सोचकर जूही बड़बड़ाई, लेकिन ये अब मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। इस बार मेरी क्या गलती है? इतना बड़ा है ऋषि, इतना भी नहीं पता कि गेट लॉक करके नहाना चाहिए। तभी जूही को ऋषि के प्राइवेट पार्ट्स याद आने लगे। उसने फिर से खुद में ही कहा, भूल जा जूही, भूल जा, तू भी क्या याद कर रही है, बाहर कर इसको चलती दिमाग से। सीन बदल जा मेरे भाई, दिमाग से हट जा प्लीज। जूही का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। जूही ने अपना गाल छूते हुए कहा, अब मैं ऋषि को फेस कैसे करूंगी, कितना अजीब लगेगा। अब मैं इस वॉशरूम में तो फ्रेश होने ही नहीं जाऊंगी। इतना बोलते बोलते जूही ने अलमेरा से अपने कपड़े निकाले और कमरे से बाहर चले गए। जूही बेडरूम से गेस्ट रूम तक के रास्ते में मन में यही कह रही थी, ये ऋषि की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। खुद ने डोर लॉक नहीं किया और अब मुझे गेस्ट रूम में जाना पड़ रहा है। ग्रेट। अब थोड़ी देर में तैयार होके डाइनिंग रूम में ऋषि आ चुका था। जूही और ऋषि दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से नाराज थे। कोई भी बात करने की पहल नहीं करना चाहता था। ब्रेकफास्ट टेबल पर भी एकदम शांति थी। फोक और नाइफ के अलावा किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। पर आज इशिका सिंघानिया ब्रेकफास्ट करने नहीं आई थी। जूही ने मन ही मन सोचा, आज मिसेस सिंघानिया ब्रेकफास्ट करने नहीं आई, कल भी डिनर अच्छे से नहीं किया था। जरूर कल उनके और ऋषि के बीच हुई बहस की वजह से ही नहीं आई है। कोई तो बड़ी बात हुई है। पूछूं क्या किसी से मैं, पर ऋषि कोई गलत मतलब ना निकाले मेरी बात का। रहने देती हूँ। वैसे भी इशिका सिंघानिया कुछ खास पसंद नहीं करती मुझे। ब्रेकफास्ट के दौरान किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर चल सभी के दिमाग में बहुत कुछ रहा था। ऋषि सोच रहा था, इतना ओवर एक्ट किस बात पर कर रही है ये, ऐसे मुंह बना रही है जैसे पहले कभी किसी को नंगा देखा ही ना हो। ठीक है, मानता हूं मैं, वी आर अडल्ट्स, सबकी जरूरतें होती है, पर कुछ करने के बाद इतना भोला बनने की क्या जरूरत है। डिस्गस्टिंग। तभी ऋषि ने नोटिस किया कि जूही उसे देखना भी अवॉइड कर रही है। ऋषि को इस तरह अवॉइड होने से और चिढ़ मच रही थी। उसने मन ही मन बोला, अब तो यहां बैठना इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। लोग इतने वियर्ड क्यों होते हैं, अभी भी इसको पता नहीं क्या लग रहा है। ऋषि ने जूस का सिप लेते हुए सोचा, मैं जानता हूं लोग मुझे लड़कियों के मामले में अय्याश समझते हैं, पर यह सच तो नहीं है। ऊपर से ये मेरे सामने देवी बनने की एक्टिंग कर रही है। इस तरह तो ये दिखावे की शादी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतने में दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ड्राइवर पहले से ही बाहर कार में रेडी बैठा था। दोनों एक साथ उठे तो उनकी एक बार नजरें टकरा गई। जूही की हल्की सी हंसी छूट गई, पर फिर भी दोनों ने बात नहीं की। वो कार में बैठे और ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में भी दोनों के बीच टेंशन का माहौल था। ये टेंशन कार में बैठा विनय भी फील कर पा रहा था। ऑफिस पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने केबिन चले गए। अपने केबिन में पहुंचकर जूही ने चैन की सांस ली। वो अपने आप को धीमे से थपथपाते हुए बोली, बच गई रे जूही तू आज। ऋषि आज वॉशरूम को लेकर डांट देता तो सब कितना वियर्ड हो जाता। बाप रे, दिमाग में फिर वही ख्याल आ रहे हैं। जूही हर रोज की तरह अपने केबिन में अकेली बैठी बोर हो रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। जूही को ज्यादा वक्त नहीं मिला अकेले सुकून से बैठने के लिए। थोड़ी देर में आशीष कल की तरह ही मिलने आ गया जूही से। आज उसमें कल वाली फॉर्मेलिटी भी नहीं थी। आशीष खुद ही केबिन में अपने लिए चेयर खिसका कर बैठ गया। जूही उसे देखती रह गई। आराम से बैठने के बाद आशीष ने गिलास में पानी डालते हुए जूही से पूछा, भाभी आप लेंगी पानी? जूही आशीष को अजीब तरह से देख रही थी। वो आशीष से बोलना चाहती थी, यू आर गेस्ट हेयर, पर फिर कुछ सोचकर वो रुक गई। उसने आशीष को इशारा कर दिया कि उसे पानी नहीं चाहिए। वो उससे कुछ नहीं बोली तो कुछ देर बाद आशीष आराम से सेटल होकर बोला, भाभी आपके अभी भी कल वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही हैं? ये सुनकर जूही का ध्यान आशीष की ओर गया। आशीष के सवाल पर जूही ने कहा, नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी।
वैसे फिर क्या हुआ कल वहां मेरे जाने के बाद? आशीष ने पानी का एक और सिप लेते हुए कहा। कल आपके जाने के बाद पहले बाप बेटे का ट्रीटमेंट हुआ और फिर विनय ने वहां जाकर सब कुछ संभाल लिया। अब उनको सिंघानिया कॉरपोरेशन की ओर से फुल कॉम्पनसेशन के साथ साथ ट्रीटमेंट का भी पूरा पैसा मिल जाएगा। ये सुनकर जूही ने चैन की सांस ली। कल से जूही को उस बच्चे की आंखें नहीं भूल रही थी। जूही ने टेबल पर अपना हाथ रखते हुए सोचा, चलो अब ठीक है, कम से कम वो बच्चा तो खुश रहेगा अपने माँ बाप के साथ। जूही को कहीं खोया हुआ देख आशीष फिर बोला, भाभी, कल के आपके उस एक्ट के बाद पूरे ऑफिस में आप ही की चर्चा है, सभी आपको यहाँ बहुत पसंद करते हैं। आशीष की बात पर जूही थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई। उसने कहा, आशीष झूठ मत बोलो यार तुम। ऋषि तो कल कह रहा था कि मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की है। उसके हिसाब से तो ऑफिस का कोई भी और इंसान मुझसे बेटर इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता। आशीष ने अपना सर खुजाते हुए सोचा, बात तो सही है ऋषि भाई की, पर अब मैं क्या कहूँ। आशीष थोड़ा रुक कर जूही से बोला, वो भी अपनी जगह सही है भाभी, पर क्या हुआ, एक्सपीरियंस से ही ये सब चीज़ें आती हैं। आपने पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा किया कर। और वैसे भी जिन लोगों की बात ऋषि भाई कर रहे हैं वो पता नहीं कितने सालों से इसी फील्ड में हैं, तो वो तो फिर हैंडल कर ही लेते सिचुएशन। आप उतने टाइम में उन सबसे बेटर हो जाओगे। आशीष की ये बात सुनकर जूही को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वो खुश हो गई। किसी ने इतने टाइम बाद उसे शाबाशी दी थी, मोटिवेट किया था, वरना न जाने कब से जूही ने सिर्फ लोगों के ताने ही सुने थे। जूही ने आंखों में उम्मीद देखकर आशीष से उससे पूछा, सच में तुम्हें लगता है मैं ये कर पाऊंगी? ये देखकर आशीष ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ बिल्कुल, आप जो चाहो वो कर पाओगे। अपने हिसाब से डिसीजन लेने की आपको पूरी आज़ादी है। मन ही मन आशीष अभी भी सोच रहा था, वैसे मुझे पक्का तो नहीं है, पर ऋषि भाई ने शादी की है इनसे, अब कुछ तो खास होगा इनमें। पर जितना कल से आशीष जान पाया था जूही को, उसे वो सीधी साधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की लगी थी, जो पता नहीं सिंघानिया कॉरपोरेशन जैसे बिजनेस और फैमिली को संभालने के काबिल भी थी या नहीं। आशीष को अपने डैड से इतना जरूर मालूम चला था कि ऋषि ने ये शादी सिर्फ दादाजी के शेयर्स के लिए की है। जूही तो वैसे भी सिंघानिया के स्टेटस की नहीं थी। आशीष के लिए तो ये अच्छा ही था। जूही और ऋषि की ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील रहेगी तो उसे ये शादी तोड़ना और आसान होगा। पर अब तक आशीष को कुछ पक्का नहीं पता था। वो बस चाहता था कि जूही से उसे कुछ ऐसा पता चल जाए जो ऋषि कभी नहीं बताएगा, ताकि आशीष इस बिजनेस को ऋषि के हाथ से हथिया सके। क्या आशीष को जूही से कुछ ऐसा पता चल पाएगा? क्या एक बार फिर जूही को दोस्ती में धोखा मिलेगा? क्या ऋषि जूही और आशीष की ये दोस्ती सहन कर पाएगा? जूही और ऋषि के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही जा रही थी और इस बात का फायदा कई लोग उठाना चाहते थे। इसी इरादे से आशीष, ऋषि का छोटा भाई, जूही से उसके केबिन में मिलने आया था, ताकि उसे जूही से कोई अंदर की बात पता चल सके और वो इसका फायदा ऋषि के अगेंस्ट उठा पाए। जूही से मिलकर आशीष की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। वो मन ही मन कुछ प्लान कर रहा था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जूही पर पड़ी। जूही इस वक्त बहुत एक्साइटेड लग रही थी। आशीष ने अपना ग्लास साइड में रखते हुए जूही से पूछा, क्या हुआ भाभी, आप एकदम से बड़े खुश लग रहे हो? जूही, जो अब तक मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी, अपनी लेदर चेयर से उठकर आशीष के पास आ गई। आशीष उसे देख बस समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जूही आखिर करना क्या चाह रही है। जूही आशीष के करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बड़े सीरियसली बोली, थैंक यू आशीष, मुझ पर यकीन करने के लिए। आशीष जब से जूही से मिला था उसको अलग अलग रूप देखने को मिले थे जूही के, लेकिन आज पहली बार उसने जूही को इतना खुश देखा था। आशीष ने सोचा, ये बंदी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और भोली है। अगर एक बार मैंने इसका ट्रस्ट जीत लिया तो सब कुछ मेरे लिए आसान हो जाएगा और मैं जान भी सकूंगा कि इसे असल में क्या चाहिए, और फिर क्या है जो भी इसे चाहिए मैं इसे देकर ऋषि भाई की लाइफ से आउट कर दूंगा और ऋषि भाई कंपनी से भी आउट हो जाएंगे। देन एवरीथिंग वुड बी ग्रेट। जहां एक और आशीष प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था कि कैसे जूही और ऋषि को अलग करे, वहीं दूसरी ओर जूही सोच रही थी, कल मैंने ऋषि के सामने अपना बहुत मजाक उड़वा लिया, अब और नहीं। अब मैं बहुत मेहनत करूंगी और खुद को ऋषि के सामने साबित कर दूंगी
अब वो मुझसे कल जैसे रूडली बात कभी नहीं कर पाएगा। जूही को इतने दिनों बाद एक नई उम्मीद दिखी थी, कुछ करने के लिए मकसद मिला था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। ये देखकर आशीष ने फिर से उससे कहा, हाँ भाभी, मुझे यकीन है आप कुछ भी कर सकते हो। आई एम विथ यू ऑलवेज। जूही ने हंसकर उससे कहा, रियली? थैंक यू सो मच आशीष, तुम्हारी वजह से अब मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। आशीष ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, अकेली? आप अकेले कहाँ हैं? भाई है ना आपके साथ? आशीष के सवाल से जूही को ध्यान आया कि उसने एक्साइटमेंट में आकर कुछ ज्यादा ही कह दिया है, लेकिन जल्दी उसने बात को संभालते हुए कहा, मतलब वो तो है ही, पर वो हस्बैंड है मेरे, पर तुम दोस्त हो। अब मेरे पास एक दोस्त भी है तो मैं अकेली नहीं, यही मतलब था मेरा। इतना कहकर जूही हंसने लगी, पर मन ही मन वो खुद से कह रही थी, क्या करती है जूही, ऐसे कौन बात बोलता है, अभी कुछ गड़बड़ हो जाती तो। अच्छा हुआ मैंने संभाल लिया। यही सब सोचकर जूही ने चैन की सांस ली, पर अपने ख्यालों के बीच जूही आशीष के चेहरे पर आई खुशी की वजह को देख नहीं पा रही थी। आशीष को जूही की बातें सुनकर यकीन होता जा रहा था कि जूही और ऋषि का रिश्ता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं है। तभी जूही को अपना बैग उठाता देख आशीष ने जूही से पूछा, अब कहाँ चलती है भाभी? जूही तब से बस यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ आशीष ने मुझे मोटिवेट किया, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और वैसे भी कल ही तो ऋषि ने मुझसे कहा था कि अब मैं कंस्ट्रक्शन साइट संभालूंगी, तो अब मैं यही से शुरुआत करती हूँ। जाती हूँ नीना पांडे के पास और कहती हूँ कि मुझे साइट हैंड ओवर कर दे। मुश्किल होगा, पर मैं किसी भी कीमत पर यह काम पूरा करके ही रहूंगी। यही सब सोचकर वो बैग उठाकर रूम से बाहर जाने लगी। तभी आशीष के पीछे से पुकारने पर जूही उसकी ओर मुड़ी और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, आशीष, मैं अब सीखूंगी और आगे बढ़ूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आशीष इतनी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव जूही को देखकर हैरान हो गया। वो हंसकर बोला, आई नो भाभी, यू कैन डू इट, ऑल द बेस्ट। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। फिर आशीष और जूही हंसते बात करते ऑफिस से बाहर जाने लगे, इस बात से बेखबर कि कोई बड़े ही गुस्से में दोनों को देख रहा है। ऋषि को एक मीटिंग के लिए जाना था, इसी वजह से वो अपने ऑफिस से बाहर आया था, लेकिन जैसे ही ऋषि गेट पर पहुंचा उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। उसने पलट कर देखा तो वो सरप्राइज्ड हो गया। जूही और आशीष हंस हंस कर बातें करते हुए लिफ्ट की ओर जा रहे थे। ऋषि ने मन ही मन सोचा, ये जूही और आशीष कब से इतने करीब हो गए? इतनी बात तो जूही ने आज तक मुझसे भी नहीं की, फिर ये दोनों चक्कर क्या है? इतना सोचकर ऋषि ने विनय को जूही और आशीष के पीछे जाने का इशारा किया। विनय तुरंत ऋषि की बात समझ गया और हाँ में सिर हिलाकर जूही और आशीष के पीछे चला गया। ऋषि इसके बाद मीटिंग में जाने के लिए दूसरी लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट में भी ऋषि के दिमाग में सिर्फ जूही और आशीष की हंसी गूंज रही थी। ऋषि ने मन ही मन सोचा, बार बार वही सीन क्यों दिमाग में आ रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो किससे बात करती है किससे नहीं। हाँ, लेकिन अगर जूही की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। आशीष पर तो मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, आस्तीन का सांप है वो। कंपनी में नीचे पहुंचकर जूही आशीष की तरफ स्माइल करके बोली, थैंक यू वंस अगेन आशीष। आशीष हंसकर उससे बोला, अरे भाभी, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं मेरे साथ। जूही ने आशीष की इस बात पर बस मुस्कुरा कर कहा, अच्छा चलो बाय। आशीष ने भी जूही से बाय कह दिया और कंपनी में आने के लिए मुड़ा। वहीं पीछे जूही और आशीष की बातों से अनजान विनय इसी बात से खुश था कि जूही और आशीष अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। विनय ने सोचा, चलो अच्छा है, दोनों बस बात कर रहे थे, लगता है अभी अभी मिले हैं और हाय हेलो वाली बात हुई है, पर मैं इस तरह लौट नहीं सकता, थोड़ी और दूर पीछा करता हूं ताकि कोई डाउट न रह जाए। इतना सोचकर विनय आगे बढ़ा ही था कि उसे आशीष की आवाज आई, विनय। आशीष की आवाज सुनकर विनय चौंक गया। वो आशीष की ओर मुड़कर पोलाइटली बोला, गुड इवनिंग मिस्टर आशीष। विनय ने अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करके आशीष को ग्रेट तो कर दिया, पर वो अंदर ही अंदर काफी सरप्राइज्ड हुआ था। विनय ने मन ही मन सोचा, मैंने तो बहुत ध्यान से इन दोनों का पीछा किया था, फिर भी आशीष ने पीछे से आकर मुझे देख लिया, कैसे? ऋषि सर सही कहते हैं, इस आशीष से डील करना इजी नहीं होगा, मुझे आगे से और ध्यान रखना होगा। इतने में आशीष उससे बोला, मिस्टर विनय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं मेरी भाभी का पीछा तो नहीं कर रहे?
आशीष की बेपरवाह बातों को सुनकर विनय की थोड़ी भौहें तन गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं, मैं तो ऋषि सर के कुछ काम से आया था। आशीष ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ओह, तो ऋषि सर ने आपको हमारी जासूसी पर लगा दिया है। विनय ने कभी किसी को इतने कैजुअली ऋषि के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। उसने सोचा, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे ऋषि सर को कुछ समझता ही ना हो। सर को इसके बारे में बताना ही होगा, पर उससे पहले सर का दिया काम पूरा करना है। जूही मैम कहाँ गई इतनी जल्दी? इस आशीष से पीछा छुड़ाऊं, तब तक जूही मैम के पीछे जा पाऊंगा ना। विनय ने आशीष से सीरियसली कहा, मिस्टर आशीष, सर के मैटर्स आपके साथ डिस्कस करना ठीक नहीं है। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। इतना कहकर विनय तेज कदमों से कंपनी के बाहर चला गया। विनय को जाता देख आशीष ने सोचा, अच्छा हुआ वक्त रहते मैंने विनय को देख लिया, वरना गड़बड़ हो जाती। पर ये जूही का पीछा क्यों कर रहा है? किस बात का शक है ऋषि को? इतना सोचते सोचते आशीष कंपनी के अंदर चला गया। वहीं दूसरी ओर कंपनी से निकलने के बाद जूही पार्किंग लॉट में आई। वहां बहुत सी कार खड़ी थी। उनमें से एक कार वो भी थी जो ऋषि ने जूही के लिए रखी थी। जूही ने सोचा, मैं ड्राइवर ले जाऊं या खुद ही ड्राइव कर लूं? खुद ही ड्राइव करती हूँ, अपने हिसाब से जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। जूही ड्राइविंग सीट पर बैठी और ड्राइव करते हुए से कंपनी से बाहर निकल गई। विनय जितनी देर में पार्किंग लॉट पहुंचता, उतने में जूही कार लेकर निकल ही रही थी। विनय ने जूही को देखकर चैन की सांस ली। वो फट से अपनी कार की ओर मुड़ा और कार से जूही के पीछे पीछे जाने लगा। जूही बड़े जोश में कंपनी से बाहर आ तो गई थी, पर अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। जूही ने कार चलाते चलाते खुद से कहा, मैं जा तो रही हूं नीना पांडे से मिलने, पर क्या कहूंगी? फिर से कंस्ट्रक्शन साइट जैसी गड़बड़ी ना कर दूं। लेकिन जाना तो है ही। जूही, अब तू डर के पीछे नहीं हट सकती। जूही ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। वो कार को थोड़ा धीमा करते हुए बोली, नीना पांडे के पास बिना प्रेपरेशन के जाना बेवकूफी होगी। वो इतने सालों से बिजनेस संभाल रही है, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूं मैं। जूही कार चलाते चलाते ही बोलने लगी, हेलो एवरीवन। जूही प्रैक्टिस कर पाती उससे पहले ही कहीं से एक पपी उसकी गाड़ी के सामने कूद गया। जूही ने पपी की जान बचाने की हड़बड़ाहट में कार का ब्रेक अचानक से लगा दिया और स्टीयरिंग व्हील साइड में घुमा दिया। उसकी कार अचानक एक रोड साइड पेड़ से जा टकराई। उसका सर भी स्टीयरिंग व्हील से जोर से भिड़ गया। जूही ने उसी कंफ्यूजन की हालत में अपने सिर को छुआ और अपने आसपास देखने लगी। तभी अचानक से जूही ने देखा कि एक ट्रक तेजी से आकर उसी जगह पर जा भिड़ा जहां कुछ सेकंड्स पहले उसकी कार थी। वो ट्रक वहां पीछे खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ा था। जूही अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर बहुत डर गई। उसने मन ही मन सोचा, आज मैंने इस पपी को नहीं बचाया, इसने मुझे बचाया है। अगर पपी की वजह से मैं अपनी गाड़ी नहीं घुमाती तो आज उस कार की जगह मैं होती। ओह, थैंक गॉड। एक्सीडेंट के बाद वहां रोड पर अचानक अफरा तफरी मच गई। जूही को भी इस शोर में चक्कर आने लगे। इतने में किसी ने जूही की कार का गेट खोला और उसे बाहर निकाला। सामने विनय खड़ा था। विनय बस थोड़ी ही दूरी पर था, इसीलिए उसने सारा एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पहले तो विनय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब विनय ने देखा कि जूही की कार पेड़ से टकरा गई पर ट्रक से बच गई, तो उसने राहत की सांस ली। विनय कार खड़ी करके जल्दी से उतरकर जूही की ओर भागा। रास्ते में वो दुआ कर रहा था, प्लीज गॉड, बस जूही मैम ठीक हो, प्लीज प्लीज। सर के साथ फिर ये नहीं हो सकता, जो नेहा मैम के साथ हुआ वो जूही मैम के साथ नहीं हो सकता। विनय ने जूही को जमीन पर बैठाते हुए पूछा, जूही मैम आप ठीक तो है ना? जूही ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ी खोलने की कोशिश की। वो विनय से बोली, विनय तुम यहां? इतना बोलते साथ ही जूही की आंखें बंद होने लगी। विनय ने यह देखकर जूही को जोर से आवाज दी, मैम आंखें मत बंद कीजिए, आंखें खोले रखने की कोशिश कीजिए, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूं। इतना बोलकर विनय ने अपना फोन निकालकर एम्बुलेंस को कॉल किया। साथ ही साथ उसने सोचा, एम्बुलेंस का वेट करना ठीक नहीं, मैम को मैं ही अपनी कार में लेकर जाता हूँ। इतना कहकर विनय जूही को अपनी कार की ओर ले गया और रास्ते भर जूही कभी बेहोश होती, कभी होश में आकर कुछ बोलने लगती। एक बार तो जूही कहने लगी, विनय लगता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और इतने में ही जूही फिर बेहोश हो गई। इसी बीच कार ड्राइव करते हुए विनय ने अपने कांपते हाथों से ऋषि को कॉल कर दिया।
तो क्या जूही के साथ भी वही होने जा रहा था जो ऋषि की बाकी मंगेतरों के साथ हुआ था? क्या ये वाकई किसी भगवान का श्राप था या किसी की बुरी नजर? जूही जब नीना पांडे से प्रोजेक्ट हैंडओवर की बात करने सिंघानिया कॉर्पोरेशन से निकली ही थी तो रास्ते में उसकी कार के सामने अचानक एक पपी आ गया था। उसे बचाने के चक्कर में जूही के पीछे आ रहा ट्रक एक दूसरी कार से जा टकराया और जूही की जान बच गई। पीछे से आ रहा विनय इस वक्त जूही को अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में ही उसने ऋषि को कॉल लगा दिया था। उधर जब से ऋषि ने आशीष और जूही को लिफ्ट के पास हंसते और बात करते देखा था तब से ही रह रहकर उसके मन में वो दोनों ही आ रहे थे। ऋषि अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। ऋषि ने पिछले आधे घंटे में 10वीं बार अपना फोन चेक किया होगा पर कोई भी नोटिफिकेशन ना देखकर वो इरिटेटेड होने लगा। ऋषि फोन रखते हुए बोला, विनय कब का गया हुआ है, कितनी देर हो गई है, अब तक कोई न्यूज नहीं दी। आखिर कर क्या रहा है ये? और जूही क्या इस वक्त आशीष के साथ ही होगी? ऋषि ने एक बार फिर अपना ध्यान फाइल की ओर लगाने की कोशिश की, तभी उसका फोन बज उठा। ऋषि ने डॉक्यूमेंट्स पर से नजर हटाकर देखा तो विनय का कॉल था। ऋषि ने तुरंत कॉल आंसर किया, लेकिन जो विनय ने बोला उसे सुनकर ऋषि का दिमाग सुन्न रह गया। विनय बोला, सर जूही मैम का भी कार एक्सीडेंट हो गया है। ऋषि को विनय इस तरह की खबर चौथी बार दे रहा था। खबर सुनते ही ऋषि अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने डॉक्यूमेंट्स की फाइल तुरंत उलट दी। जूही के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऋषि ने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। इतने में वहां रखा नुकीला पेपर वेट उसके हाथ पर गिरा और उसके हाथ से थोड़ा खून भी बहने लगा। विनय ने ऋषि से कहा, सर आप सुन रहे हैं ना सर? विनय के पुकारने पर ऋषि अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने विनय से जोर देते हुए कहा, हाँ क्या? ऋषि इतना ही बोल पाया कि उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, कैसी है जूही? फोन पर दूसरी तरफ से विनय की आवाज आई, मैम के सर पे थोड़ी चोट आई है इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ये सुनकर ऋषि ने चैन की सांस ली। फिर उसने कुछ सोचकर विनय से पूछा, पर ये सब हुआ कैसे? मुझे ठीक ठीक बताओ। विनय ने एक बार में ही ऋषि को सब डिटेल में बताना शुरू किया। वो बोला, सर मैं थोड़ा पीछे था तो साफ तो नहीं देख पाया। जहां तक पॉसिबल है मैम एक कुत्ते के पिल्ले को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से टकरा गई, मगर मैम के बाद एक एक्सीडेंट हुआ, वो ज्यादा भयानक था। ऋषि ने तुरंत विनय से पूछा, क्या मतलब एक और एक्सीडेंट? विनय ने ऋषि को समझाया, मैम की कार के पीछे ही एक ट्रक था। मैम की कार सड़क से दूर चली गई, इसीलिए वो ट्रक मैम की गाड़ी से नहीं टकरा कर वहीं एक दूसरी कार से टकरा गया। अगर वो पपी वहां नहीं होता सर तो वो ट्रक मैम की कार पर चढ़ जाता। ये सुनकर ऋषि की आंखें अपने आप कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो गई। वो विनय से बोला, थैंक गॉड। तभी उधर से विनय की आवाज आई, सर डोंट वरी, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। मैं फोन रखता हूँ, आगे की अपडेट के लिए आपको कॉल करूंगा। ऋषि उसकी बात सुनकर तुरंत होश में आया। हाँ ठीक है, मैं भी वहां पहुंचता हूँ, एड्रेस मैसेज करो। इतना कहकर ऋषि ने फोन काट दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये फिर से क्या हो गया? क्या सच में मैं मनहूस हूं? पहले नेहा और अब जूही। पर मेरा और जूही का तो कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है, तो क्या सिर्फ मेरे साथ ही लोगों की जान ले लेता है? ऋषि आज फिर खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी ऋषि की नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसमें से थोड़ा खून निकल रहा था, लेकिन दर्द का एहसास तो अब भी नहीं था ऋषि को। जितना दर्द उसके मन में था उसके सामने तो ये चोट कुछ भी नहीं थी। ऋषि अपने हाथ से बहते इस लाल रंग को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने खुद से कहा, कितना गहरा है ये लाल रंग, अपने अंदर बाकी सारे रंगों को छिपा लेता है। आज तक नहीं भूल पाया हूं मैं उन 3 खून से सनी बॉडीज को। अब जूही का भी ये हाल। कैसे देखूंगा मैं जूही को, कैसे नजरें मिलाऊंगा उससे? मैंने जानबूझकर एक लड़की की जान खतरे में डाल दी। कैसे कर सकता है ऋषि तू ये? ऋषि ने तभी अपना कोट कुर्सी से उठाया और केबिन से बाहर निकल गया। ऋषि ने गहरी सांस ली और पास के आईने में देखकर खुद से कहने लगा, अब जो हुआ सो हुआ, पर अब आगे से जूही मेरी जिम्मेदारी होगी। एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा उस पर मैं, ये वादा है मेरा खुद से। उसके बाद ऋषि कार में बैठा और खुद ही ड्राइव करके तेज स्पीड में चलाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचने लगा।
पूरे रास्ते उसके मन में बस जूही का एक्सीडेंट ही चल रहा था। ऋषि मन ही मन बड़बड़ाया, कैसे कैसे हर बार मेरे साथ ये हो जाता है। किसी को कितना भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लूं, कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। इसके पहले भी सभी का किसी ना किसी तरीके से एक्सीडेंट ही हुआ था। इतने इन्वेस्टिगेशन की मैंने, पर कुछ हाथ नहीं लगा। हर बार यही सामने आया कि जो भी हुआ वो किसी ने जानबूझकर नहीं किया, पर हर बार कैसे? खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे पता लगाऊं। ऋषि ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि उसके सामने उसने देखा कि पुलिस ने आगे का रास्ता बंद कर रखा हुआ है। ऋषि ने कार रोकी और खुद ही उतरकर पता करने गया कि पुलिस ने रोड क्यों बंद की हुई है। ऋषि कार से उतरते हुए पुलिस वाले के पास जाकर बोला, सर, व्हाट्स द प्रॉब्लम? रोड क्यों बंद कर दी है? पुलिस वाले पहले से ही बार बार इस सवाल का जवाब देकर परेशान हो गए थे। पुलिस वाला बड़बड़ाते हुए ऋषि की ओर मुड़ा। वो खुद से ही कहता जा रहा था, ओह, ये ट्रक वाले दिन दहाड़े पीकर गाड़ी चलाते हैं और प्रॉब्लम होती है हमें और पब्लिक को। हाईवे बंद करना पड़ रहा है भरी दोपहर में। फिर गहरी सांस लेते हुए पुलिस वाले ने ऋषि से कहा, देखिए, अभी कुछ देर पहले यहाँ एक ट्रक वाले ने पीकर एक्सीडेंट कर दिया था। कार में बैठे आदमी की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। थोड़ा बवाल मच गया था यहाँ, तो आप लोग प्लीज दूसरे रास्ते से चले जाइए। पुलिस वाले की बात सुनकर ऋषि का ध्यान पलटे ट्रक और टूटी फूटी गाड़ी की ओर गया। उसे देखकर ऋषि का दिल दहल गया। वो बिना कुछ बोले अपनी कार में वापस आ गया और कार घुमाकर दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। ऋषि ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से से कहा, मैं नहीं मान सकता अंधविश्वास में। ये सारे एक्सीडेंट इत्तेफाक नहीं हो सकते। किसी ना किसी का हाथ जरूर है इनके पीछे। मैं इस बार पता लगा कर ही रहूंगा। इसी फैसले के साथ ऋषि ने पार्किंग में कार लगाई और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। विनय जूही को इमरजेंसी वार्ड में ले गया था। वहां डॉक्टर ने जल्दी से जूही की चोट पर मरहम पट्टी की। उसके लिए जूही को सेडेटिव्स दिए गए क्योंकि उसकी चोट गहरी थी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद विनय ने जूही को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था। विनय काउंटर पर फॉर्मेलिटीज ही पूरी कर रहा था कि वहां ऋषि पहुंच गया। ऋषि ने उसे आवाज दी, विनय, यू आर फाइन ना? विनय थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर फिर उसने अपनी शर्ट की ओर देखा जहां ऋषि की नजरें टिकी हुई थी। विनय की शर्ट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। विनय ने अपना हाथ शर्ट पर फेरते हुए कहा, सर, आई एम फाइन। ये मेरा खून नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जब मैं जूही मैम को लेकर आ रहा था तब उनके सर से काफी खून बह रहा था, वही लग गया है। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, ओह, इट्स गुड, कम से कम तुम पूरी तरह से ठीक हो। ऋषि कुछ रुककर उससे बोला, जूही कैसी है अब? विनय ने कहा, सर, मैम अब ठीक है। डॉक्टर्स ने उन्हें सेडेटिव्स दिए हैं, इसलिए वो अभी होश में नहीं है, पर खतरे की कोई बात नहीं। चोट ज्यादा गहरी नहीं है, कुछ दिनों में मैम ठीक हो जाएंगी। ऋषि ने सर हिलाते हुए कहा, चलो ये अच्छा है। उसने एक चैन की सांस ली और सीरियस होकर विनय से बोला, विनय। विनय ने भी अपनी पीठ सीधे करते हुए तुरंत जवाब दिया, यस सर। ऋषि विनय से बोला, विनय, अब बहुत हो गया है। इस बार कुछ भी करो, कैसे भी इन एक्सीडेंट के राज का पता लगाओ। विनय ने भी काफी गंभीर होकर ऋषि की तरफ हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद ऋषि जब जूही के रूम में पहुंचा तो वो दंग रह गया। जूही को अब होश आ गया था, पर थोड़ा सेडेटिव का असर अब भी था, इसीलिए वो सब कुछ ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। जब ऋषि रूम के अंदर आया तब डॉक्टर्स जूही को चेक कर रहे थे, पर जूही का ध्यान उस पर नहीं था। उसने गेट की तरफ देखकर पुकारा, ऋषि। ऋषि को लगा कि जूही ने उसे पहचान लिया है, पर अगले ही पल वो गलत साबित हो गया। जूही ने तुरंत ही खुद से कहा, ऋषि, मुझे यहां भी ऋषि ही दिख रहा है। ओह, दिमाग खराब हो गया है मेरा। जूही नशे में बोली, पर ये इतना हैंडसम और कौन हो सकता है? इसके बाद जूही अपना सर जोर जोर से हिलाने लगी ताकि ऋषि को अपने दिमाग से बाहर निकाल सके। ऐसा करते ही वो अपना सर पकड़कर चीख पड़ी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, रोको इसे कोई। ये देखकर नर्स फटाक से जूही के पास आई और उसे शांत करते हुए बोली, मैम शांत हो जाइए, थोड़ी देर में आपका दर्द गायब हो जाएगा, बस अपने सर से हाथ दूर रखिए। इस पर नम आंखों से ही जूही ने मुस्कुरा दिया और नर्स से बोली, सच्ची? नर्स ने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्ची। इतने में ऋषि जूही के बेड के पास आ गया। ऋषि को देखकर जूही ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम फिर आ गए?
जाओ मेरे दिमाग से बाहर, भागो। मेरी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं सोचना है अभी। इसके बाद भी ऋषि उससे कुछ नहीं बोला। जूही फिर उससे बोली, अरे तुम जाते क्यों नहीं, जाओ, भागो। इतने में जूही ने ऋषि का हाथ पकड़ लिया और वो हाथ पकड़कर बोली, हो तुम तो एकदम रियल जैसे हो, देखो मेरी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। जूही की इन हरकतों पर अब ऋषि को इरिटेशन होने लगी थी। तभी नर्स अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जूही से बोली, मैम ये इमेजिनेशन नहीं है आपकी, सच में आपके पति ही सामने खड़े हैं। नर्स की बात पर जूही ने एक बार नर्स को देखा, फिर बड़े ध्यान से ऋषि की ओर देखा और धीमे से नर्स से बोली, ऋषि है रियल वाला? ओह। और इतना कहकर जूही ने ऋषि का गाल खींच लिया और किसी छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर बोली, अरे हाँ, ये तो रियल ऋषि है। जहां एक ओर जूही हंस रही थी, वहीं दूसरी ओर ऋषि की शक्ल देखने लायक थी। उसने अपना गाल छूते हुए सोचा, रुक जा जूही, एक बार होश आ जाए ना तुझे फिर बताता हूं मैं, कितनी लापरवाह है तू। अभी तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद की शक्ल भी आईने में नहीं देख पाता। लेकिन अभी जूही की बातें कहाँ पूरी हुई थी। वो अचानक से हंसते हंसते चुप हो गई और दुखी होकर बोली, पर मेरा पति यहाँ कैसे आ सकता है? ऋषि समझ गया कि अभी जूही के आगे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। बेहोशी में पता नहीं ये गालियां ना देने लगे, इसीलिए वो जूही के करीब गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर खुद बच्चा बनते हुए बोला, कैसे नहीं आएगा? मेरी प्यारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। फिर बिना जूही को बोलने का मौका दिए हुए ऋषि उससे बोला, मैं तो तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहुत डर गया था। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम तो इतनी बहादुर बच्ची निकली, सब संभाल लिया तुमने तो। ऋषि ने पहले भले ही नाटक किया हो, पर आखिरी वाली लाइन उसके दिल से निकली थी। जूही अब शांत होकर बस ऋषि की आंखों में देख रही थी। फिर जूही मुस्कुराई और कुछ बोली, जिसे सुनकर ऋषि की आंखें बड़ी हो गई। क्या जूही कुछ ऐसा बोल देगी जिससे उसके और ऋषि के रिश्ते का सच सबके सामने आ जाएगा? आखिर कौन है जो ऋषि की हर मंगेतर के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या ऋषि कभी इस साजिश का राज पता लगा पाएगा? जूही के एक्सीडेंट की खबर सुनकर ऋषि बहुत परेशान हो गया। वो जूही को देखने हॉस्पिटल आ गया था, लेकिन वहां जूही सेडेटिव के असर में थी, जिसके चलते उसने ऋषि को बस अपनी एक इमेजिनेशन समझ लिया था। जूही इस वक्त अजीब और गरीब बातें कर रही थी। ये बातें सुनकर अब ऋषि का दिमाग चकरा रहा था। ऋषि जूही से कुछ कह पाता उससे पहले वो फिर बोल पड़ी, यू नो, तुम एकदम मेरे हस्बैंड जैसे दिखते हो। वो भी बहुत हैंडसम है, पर वो ना बहुत खड़ूस है। तुम तो नहीं हो ना? ऋषि ने जूही की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोचने लगा, इतना एम्बैरस तो मैं आज तक नहीं हुआ। ऋषि ये सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे खड़ी नर्सिस की बातें सुनाई पड़ी। वो आपस में कह रही थी, पता है ये हैंडसम बिजनेसमैन ऋषि सिंघानिया है, देखो ना अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है ये, हाउ क्यूट। नर्स की बात सुनकर ऋषि ने अचानक मन ही मन बड़बड़ाया, क्यूट? हम दोनों और क्यूट? सब पागल हो गए हैं यहाँ। ऋषि तूने देख लिया ना, जूही ठीक है, अब भाग यहाँ से वरना ये लोग भी तुझे पागल कर देंगे। ऋषि को इतना हैरान परेशान देख डॉक्टर बोला, मिस्टर सिंघानिया डोंट वरी, मिसेस सिंघानिया जल्द ही ठीक हो जाएंगी, आप तब तक कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। ऋषि ने डॉक्टर की ओर देखते हुए पूछा, फॉर्मेलिटी? पर मेरे असिस्टेंट ने तो सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। डॉक्टर ने अपने टैबलेट में कुछ देखते हुए कहा, हाँ मिस्टर ऋषि, आपके असिस्टेंट ने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी, पर कई जगह सिर्फ फैमिली मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं, तो वो आपको ही करना होगा। ऋषि ने जूही की ओर देखा। डॉक्टर ने सही कहा था कि जूही कुछ देर में शांत हो जाएगी। जूही सेडेटिव के असर से अब सो गई थी। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर से कहा, ठीक है चलिए। वैसे डॉक्टर, जूही को प्रॉपर होश कब तक आ जाएगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, आज का दिन मिसेस सिंघानिया के लिए काफी एंजाइटी वाला रहा है, इस वजह से वो फिजिकली और मेंटली थक गई हैं। सेडेटिव से उनका पेन तो कम होगा, साथ ही साथ वो रिलैक्स भी होंगी। खतरे की कोई बात नहीं है अब। तो जैसे ही उनकी बॉडी और माइंड को गो सिग्नल मिलेगा, मिसेस सिंघानिया उठ जाएंगी। यू डोंट वरी। ऋषि ने डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा, ओके थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर ऋषि डॉक्टर के साथ पेपर वर्क कंप्लीट करने चला गया।
पेपर वर्क कंप्लीट करके ऋषि अपनी वॉच देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, अब यहाँ का काम तो हो ही गया है, जूही को भी देख लिया है, अजीब बिहेव कर रही है, बट एटलीस्ट अब खतरे से बाहर है, मैं अब ऑफिस जाता हूँ। ऋषि यही सब सोचकर हॉस्पिटल से निकलकर पार्किंग की ओर चला गया कि तभी उसे एक कॉल आई। ऋषि ने अपना फोन निकाल कर देखा, कॉल विनय की थी। ऋषि ने तुरंत कॉल पिक किया। हेलो, हाँ विनय बोलो। फोन की दूसरी साइड विनय थोड़ा रुककर बोला, सर जैसा आपने कहा था पता लगाने के लिए मैंने उस ट्रक ड्राइवर को इन्वेस्टिगेट किया, पर कुछ भी खास नहीं है इस केस में। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, एक्सप्लेन क्लियरली। विनय उधर से बोला, सर पहले तो लगा कि उस ट्रक का ड्राइवर मर गया है, पर वो जिंदा है अभी, उसको भी बहुत चोटें आई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस से बात करने के बाद पता चला कि कई दिनों से उस ड्राइवर के घर में काफ़ी मनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसी वजह से वो नशा करने लगा था और आज नशे की हालत में वो ट्रक चला रहा था जब ये एक्सीडेंट हो गया। ऋषि ने आंखें बंद करते हुए उससे कहा, तो तुम कह रहे हो इस बार भी एक्सीडेंट अपने आप हुआ है, किसी का हाथ नहीं है इसके पीछे? विनय ने फोन पर ही सर झुकाते हुए उससे कहा, नो सर, आई एम सॉरी। ऋषि के माथे पर बल पड़ गए। वो सोच रहा था, तो क्या सच में कोई नहीं इन एक्सीडेंट्स के पीछे? मैं मनहूस हूं, मेरा होना इन लड़कियों की जिंदगी में, कहीं मैं वाकई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक ऋषि खुद को यकीन दिलाने लगा, नहीं, क्या सोचने लगा तो ऋषि, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। अभी विनय को पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, पर मैं पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे जितना टाइम लगे, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। ऋषि ये सोच ही रहा था कि उधर से विनय की आवाज आई, हेलो सर, आर यू देयर? विनय की बात से ऋषि अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने विनय से कहा, हाँ ठीक है, चलो मैं तुमसे अब कुछ ही देर में ऑफिस में मिलता हूं। पर विनय ने ऋषि को मना करते हुए कहा, नहीं सर, पूरी मीडिया को जूही मैम के एक्सीडेंट की खबर लग गई है, अब वो इस बात के पीछे बुरी तरह पड़ गए हैं, और ऐसे में आप मैम को छोड़कर आ जाएंगे तो बात और बिगड़ सकती है। वैसे भी रूमर्स है कि आपकी जूही मैम के साथ कोई लव मैरिज नहीं है। ऋषि को मीडिया से बहुत इरिटेशन होने लगी थी अब। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या करूं मैं, यही बैठा रहूं? ये मीडिया वाले ना जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां जरूर पहुंच जाते हैं। उधर से विनय बोला, आई एम सॉरी सर। ऋषि ने कहा, इट्स ओके, और उसने फोन काट दिया और वापस हॉस्पिटल में अंदर आ गया। ऋषि जूही के रूम के बाहर पहुंचा ही था कि एक नर्स ने बोला, हेलो सर, आप कहाँ थे अब तक? ऋषि ने जवाब में बस कह दिया, हेलो, सॉरी बट कुछ काम था मुझसे। नर्स ने थोड़ा रुक कर कहा, अच्छा, वो मिसेस सिंघानिया को फिर होश आ गया है, आप मिल सकते हैं अब उनसे। इतना कहकर नर्स चली गई। ऋषि रूम के अंदर जाते हुए जूही की कुछ देर पहली वाली हरकतें याद करने लगा। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा, इट्स ओके ऋषि, यू कैन डू इट, लेकिन अगर इस बार वापस से जूही ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो यही सब सोचकर जूही के पास पहुंच गया। जूही को होश अभी आया था तो रूम में डॉक्टर्स और नर्सेस जूही को चेक कर रहे थे। वो ऋषि को आता देख बोले, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया को हमने चेक कर लिया है, वो अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिन रेस्ट करने के बाद शी वुड बी टोटली फाइन। ऋषि ने डॉक्टर की इस बात पर चैन की सांस लेते हुए कहा, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर। जूही हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए डॉक्टर और ऋषि की बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ऋषि यहाँ क्या कर रहा है, जरूर मेरी एक्सीडेंट की खबर सुनकर आया होगा। तभी जूही को अपनी और ऋषि की कल रात वाली बात याद आ गई, तो जूही ने खुद से ही मना कर दिया, नहीं, ऋषि मेरे लिए यहाँ नहीं आ सकता, जरूर दिखावे के लिए ही आया होगा, हमारा तो सारा रिश्ता ही दिखावे पर ही टिका हुआ है। पर अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनने की एक्टिंग करूंगी। यही सोचकर जूही ने ऋषि से कहा, डियर हस्बैंड। जूही की आवाज सुनकर ऋषि चौंक गया। वो जूही को देखकर सोचने लगा, डॉक्टर ने तो कहा था कि अब ये ठीक है, अब ये फिर से क्यों शुरू हो रही है? ओह गॉड हेल्प मी। डॉक्टर्स के मन में भी यही सवाल चल रहा था, पर इस सबसे बेखबर जूही अपने ख्यालों में खोई थी। उसने सोचा, ऐसे ही तो एक्ट करती होंगी लविंग वाइफ। ये काम कर रहा है। जूही ने ऋषि से एकदम दुखी होकर कहा, जानू
अब तक कहाँ थे तुम? पता है मेरा कितना खून बह गया। मैं बस तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम इतना लेट आए मेरे पास। इतना बोलकर जूही बिलख कर रोने लगी, पर रोने की एक्टिंग करते करते वो सच में रोने लगी। ये देखकर एक नर्स जूही को चुप कराने के लिए आगे बढ़ी। अरे मैम, आप रोइए मत, सर तो कब से आप ही के पास है, बस अभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने बाहर तक गए थे। जूही ये सुनकर तुरंत ऋषि की ओर देखने लगी। ऋषि जूही के पास आकर उससे बोला, आई एम सॉरी बेबी, मैं यहाँ नहीं था जब तुम्हें होश आया। डॉक्टर ने तुम्हें ठीक कर दिया है, डोंट वरी। चाहे बाकी सब दिखावा हो, पर ऋषि की फिक्र अब सच्ची थी। जूही ऋषि की बातें सुनकर खुद से कहने लगी, सब एक्टिंग है जूही, सब एक्टिंग है, इसकी बातों में मत आ वरना तो ही बाद में पछताएगी। जूही इस हॉस्पिटल वार्ड को देख मन ही मन पुरानी बातें याद करने लगी। ऐसे ही होते हैं लोग। जब मम्मा बीमार थी तब पापा के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था उनके लिए। मम्मा हमेशा अकेले रहती थी हॉस्पिटल में। जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो मम्मा को कंपनी देती। देखा था मैंने मम्मा को तिल तिल बिखरते हुए, सारा परिवार होने के बावजूद अकेला घुटते हुए। पर मैं वही सब अपने साथ नहीं होने दूंगी। मैं मम्मा की गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं गलत आदमी पर भरोसा नहीं करने वाली। जूही ऋषि से प्यार से बोली, यहां आओ ना। जैसे ऋषि आगे बढ़ा, जूही ने उसे जोर से गले लगा लिया। ऋषि जूही के अचानक गले लगाने से चौंक गया, पर वो जूही के मन में चल रही बातों से अनजान था। उसे लगा शायद जूही एक्सीडेंट से डर गई है और इसीलिए वो बस ऐसे बिहेव कर रही है। तो ऋषि ने भी जूही को कुछ नहीं कहा और उसने भी उसे गले से लगा लिया। इस बार जूही हैरान हो गई। वो मन ही मन कहने लगी, ये तो सच में दिल से मेरे गले लगा है। जूही, डोंट ओवरथिंक, इट्स जस्ट एक्टिंग। ऋषि और जूही को ऐसे देखकर सभी नर्स और डॉक्टर्स रूम से बाहर जाने लगे। वो सोच रहे थे, इतना बड़ा बिजनेसमैन और देखो अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। हाउ स्वीट, कितने अच्छे कपल है दोनों। डॉक्टर और नर्सेस के रूम से जाते ही जूही ऋषि की बाहों से हट गई। वो मन ही मन बोली, सब चले गए हैं और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। जूही वापस बेड पर लेट गई। वो ऊपर दीवार की ओर देखते हुए ऋषि से बोली, थोड़ी देर रुक कर जाना बाहर, वरना उन्हें शक हो जाएगा। इतना कहकर जूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषि आज जूही के पल पल बदलते बिहेवियर से हैरान था। उसे तो अपनी कल वाली बात का कोई एहसास ही नहीं था। ऋषि इस वक्त सोच रहा था, लगता है इसकी चोट का दिमाग पर असर हो रहा है, तभी आज ही इतना अजीब हरकतें कर रही है। तभी ऋषि जूही से बोला, हमें कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स और कंडीशंस बदलने होंगे। मैं पेपर्स तैयार करवाता हूं, तुम साइन कर देना। जूही हैरान होकर उससे बोली, क्यों? ऋषि ने उससे कहा, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी वाइफ नहीं चाहता जो शादी के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया में ना रहे। जूही ऋषि की इस बात पर मन ही मन बड़बड़ाई। ये तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने खुद ही अपना एक्सीडेंट करवा लिया हो। जूही ऋषि से पूछने लगी, ओके, बट अब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी? आड़े टेढ़े टर्म्स मत डाल देना। ऋषि इस बात पर सरकास्टिकली हंसकर उससे बोला, आई डोंट चीट, और वैसे भी अगर मैं चीट करना चाहूं तो तुम सारे पेपर्स पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगी। जूही ऋषि की इस बात पर उसे गुस्से से देखने लगी। वो सोच रही थी, कितना एरोगेंट है ये, पर शायद ये बात गलत भी नहीं। ओह, कितनी बेवकूफ हूं मैं। इतने में ऋषि ने विनय को कॉल लगाया। विनय ने कॉल पिक करते ही कहा, हेलो सर। फिर ऋषि ने एक बार जूही की ओर देखा और विनय से बोला, विनय, मैं अभी तुम्हें एक मेल भेजूंगा, उसके हिसाब से जूही का न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा लेना। विनय ने तुरंत उससे कहा, यस सर। और सर, मैम ठीक? विनय अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही ऋषि बोला, हाँ जूही अब ठीक है, बस रेस्ट करना है और अब इसे, बाकी तुम जूही की सिक्योरिटी का इंतजाम करो, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। ऋषि फिर अपनी घड़ी देखकर आगे बोला, ठीक है, दैट्स ऑल, और हाँ, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूं, आज की मीटिंग शेड्यूल करवा दो। विनय ने तुरंत ऋषि से कहा, यस सर, और कॉल कट हो गया। विनय मन ही मन सोच रहा था, ये सर क्या कभी थकते नहीं है? इतना सब कुछ हुआ आज, लेकिन ये अब भी काम पहले खत्म करना चाहते हैं, कसब करते हैं। इतनी बात करके ऋषि ने एक बार जूही की ओर देखा। जूही अभी आंख बंद करके लेटी हुई थी। ऋषि को नहीं पता था कि वो सो रही है या उसने सिर्फ आंखें बंद की हुई है।
इसलिए ऋषि बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तभी थोड़ी देर में जूही के हॉस्पिटल रूम में कोई दबे पांव एंटर हुआ। आखिर कौन है जो जूही के रूम में चोरी छिपे घुस रहा था? कहीं वही तो नहीं जो जूही को मारना चाहता है? क्या जूही और ऋषि कभी अपनी गलतफहमी खत्म कर पाएंगे? और क्या मोड़ लेगी इनकी आधी अधूरी लव स्टोरी? ऋषि जूही से मिलकर हॉस्पिटल से चला गया था, लेकिन उसके जाने के बाद कोई जूही के कमरे में दबे पांव घुस रहा था। जूही आंखें बंद करके लेटी थी। उस शख्स को लगा कि जूही सो रही है, पर जूही को लगा कि ऋषि ही वापस लौट कर आया है, इसीलिए वो आंखें बंद किए हुए ही उससे बोली, अब क्या हुआ? डोंट वरी, मैं। जूही अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वो शख्स बोला, जूही। अनजान आवाज सुनकर जूही रुक गई। वो मन ही मन बोली, ये आवाज तो ऋषि की नहीं है। जूही ने अपनी आंखें खोली तो सामने सफेद कोट पहने एक डॉक्टर खड़ा था। जूही चैन की सांस लेते हुए सोचने लगी, ओ माय गॉड, ये तो डॉक्टर है। अच्छा हुआ मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती। इससे मेरी और ऋषि की डील के बारे में पता चल जाता और ऋषि तो मेरी जान ही ले लेता। जूही ने स्माइल करते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, और दवाइयां देनी है क्या? डॉक्टर ने जूही के शॉक्ड एक्सप्रेशंस नोटिस कर लिए थे, इसीलिए उसने कहा, आई एम सॉरी ऐसे अचानक आने के लिए। मुझे लगा आप सो रही हैं, इसीलिए मैं दबे पांव आया था। जूही ने पोलाइटली उससे कहा, इट्स ओके डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराकर जूही से बोला, वैसे मुझे यहाँ कुछ काम नहीं था, बस कुछ पर्सनल बात थी। जूही ने कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछा, पर्सनल बात? डॉक्टर हंसकर जूही की आंखों में देखकर बोला, मुझे पहचाना नहीं तुमने? मैं चीकू। जूही ने सवालिया नजरों से उससे पूछा, चीकू? कौन चीकू? डॉक्टर ने मुस्कुराकर जूही की नाक के ऊपर धीरे से अपनी उंगली रख दी। इस फेमिलियर एक्सप्रेशन से जूही को याद आया। वो खुशी से बोल पड़ी, चीकू तुम? डॉक्टर मुस्कुराकर उससे बोला, यस इट्स मी। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। डॉक्टर रचित मिश्रा उर्फ चीकू जूही के बचपन का दोस्त था। जूही की मां निकिता पाठक को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। वो कई एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी। इन सब कामों में वो जूही को भी अपने साथ ले जाया करती थी। तभी ऐसे ही एक काम के दौरान एक अनाथालय में जूही और रचित की पहली बार मुलाकात हुई थी। रचित उस वक्त एक छोटा बच्चा था, जूही भी उसी की उम्र की थी। दोनों मिले और पहली बार में ही दोनों क्लिक कर गए। फिर क्या था, जूही की मां उसे हर हफ्ते बच्चों के साथ खेलने ले जाती थी। पर कुछ वक्त बाद रचित को एक परिवार ने गोद ले लिया और वो उनके साथ अमेरिका चला गया। जूही को लगा था कि वो रचित से अब कभी नहीं मिल पाएगी। रचित के जाने के बाद इतना कुछ हुआ उसकी जिंदगी में कि वो उसके बारे में भूल ही गई थी। पर रचित को ऐसे अपने सामने खड़ा देख आज जूही की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जूही ने एक्साइटमेंट में रचित का गाल खींचते हुए उससे कहा, बचपन में तुम कितने पतले थे और अब देखो, यू आर सो हैंडसम यार, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। रचित ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे कहा, अच्छा, मुझे तो कोई डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। बचपन में जैसा था वैसा ही तो हूं मैं अब भी। दोनों के बीच ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था कि तभी जूही के रूम का गेट खुला। वहां एक नर्स खड़ी थी। नर्स पहले तो डॉक्टर रचित को हंसता हुआ देखकर चौंक गई, पर वो अपने इमोशंस को काबू में करते हुए बोली, डॉक्टर रचित, आपको डायरेक्टर सर बुला रहे हैं। रचित नर्स की बात सुनकर बोला, ठीक है, आप चलिए, मैं बस अभी आया। नर्स वहां से चली गई, पर डॉक्टर रचित का जूही के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने रह गया। नर्स मन ही मन बोली, डॉक्टर रचित मुस्कुराते हुए कितने हैंडसम लगते हैं। ये मिसेस सिंघानिया को पहले से जानते हैं क्या? इतना हंस हंस कर बात कर रहे थे दोनों। डॉक्टर रचित तो किसी से इतने फ्रैंक नहीं होते। ये तो अपने कलीग से भी सिर्फ काम की बातें करते हैं। फिर अभी अंदर क्या चल रहा था? नर्स के जाने के बाद रचित जूही से बोला, जूही, अभी मुझे जाना होगा, मैं फिर तुमसे मिलने आता हूं, अपना ख्याल रखो जरा। जूही ने हंसते हुए उससे कहा, जल्दी आना, ढेर सारी पुरानी बातें करनी है तुमसे। रचित हंसता हुआ वहां से चला गया। रचित के जाने के बाद भी जूही के चेहरे से मुस्कान नहीं गई। वो सोचने लगी, वाओ, दुनिया वाकई गोल में है। किसने सोचा था इतने वक्त के बाद मेरी मुलाकात रचित से होगी। कितना बदल गया है ना सब कुछ, पर खुशी हुई देख के आज रचित जिस मुकाम पर है।
जूही को अपनी माँ और रचित के साथ बिताए दिन याद आ रहे थे। माँ के जाने के बाद से ही हॉस्पिटल से मुझे नफरत सी हो गई थी। यहाँ की बू मुझे उन्हीं यादों की याद दिलाती है जब माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। यहाँ मैंने उन्हें पल पल खुद को खोता देखा था और उनके आखिरी वक्त में पापा कभी नहीं गए थे उनसे मिलने। यही सब याद करते हुए जूही का सारा दिन वहीं बीत गया। वहीं दूसरी ओर ऋषि सारा दिन काम में बिजी था। उसके पास तो आज सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। शाम में विनय ऋषि के पास कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ले आया जो ऋषि ने दोपहर में उसे बनाने के लिए बोले थे। ऋषि ने पेपर पढ़कर साइन कर दिया। वो विनय से बोला, सही है पेपर्स, इन्हें ले जाकर जूही से साइन करवा लेना। विनय ऋषि की बात पर उससे कहने लगा, सर वो आप और जूही मैम ने दुनिया के लिए ही तो शादी की है। अगर आप नहीं जाएंगे अपनी बीमार वाइफ को देखने और मुझे भेजेंगे तो ठीक रहेगा क्या? ऋषि ने पेन साइड में रखते हुए उससे कहा, आई नो। ऋषि ने सोचा, वैसे सही तो कह रहा है विनय, अगर मैं नहीं गया तो सभी को बोलने का मौका मिल जाएगा और ये रिस्क मैं अभी नहीं ले सकता। पर आज जूही ने जो हरकतें की थी, गॉड सेव मी प्लीज। यही सब सोचकर ऋषि ने विनय से कहा, लेट्स गो। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद रचित जूही से मिलने वापस उसके रूम में आ गया था। जूही के पास इतना कुछ था कहने के लिए कि वो बिना सांस लिए बस बोले जा रही थी। वो पता नहीं कितने दिनों बाद इतनी खुश थी। वो सब बात बताना चाहती थी पर अब उसकी जिंदगी बचपन की तरह सीधी सिंपल नहीं रह गई थी। जूही ने रचित से कहा, बहुत हो गई मेरे बारे में बातें, अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। कहाँ थे अब तक और तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? रचित हंसकर उससे बोला, अरे बस थोड़ा सांस तो लो। तुम्हें तो पता है अडॉप्शन के बाद मैं मॉम डैड के साथ अमेरिका चला गया था। फिर वहां कुछ टाइम लगा सेटल होने में, बट इट वॉज गुड। और ये क्या बात हुई, मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया? कितने लेटर्स लिखे मैंने, पता है तुमको? तुम थी जिसने रिप्लाई नहीं किया। नाराज तो मुझे होना चाहिए तुमसे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जूही ये सुनकर शॉक्ड रह गई। वो रचित से बोली, तुमने मुझे लेटर्स लिखे थे? कब? पर मुझे तो एक भी नहीं मिला। अब चौंकने की बारी रचित की थी। वो जूही से बोला, तुम्हारा एड्रेस वही है ना जहां तुम पहले अपनी माँ के साथ रहती थी? जूही ने बोला, हाँ एड्रेस तो वही था मेरा, क्यों? तो रचित बोला, फिर तो मैंने लेटर्स भेजे हैं और एड्रेस भी सही था, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं मिले। रचित की बात सुनकर जूही ने सोचा, चीकू तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। लेटर्स तो उसने जरूर भेजे होंगे पर मुझे मिले क्यों नहीं? जरूर किसी ने मेरे लेटर्स छुपा दिए होंगे और मैं जानती हूँ ये घटिया हरकत नीना पांडे और रिया के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। ये सोचने के बाद जूही ने चादर साइड किया और बेड से उतरने की कोशिश करने लगी। जूही को इतने हड़बड़ी में बेड से उतरता देख रचित ने उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ जूही, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जूही ने बिना रचित की ओर देखे कहा, मुझे नीना पांडे और रिया से इसी वक्त जवाब चाहिए, उन्हें कॉल लगाओ। ये नए नाम सुनकर रचित थोड़ा सोच में पड़ गया, पर जब उसने देखा कि जूही अपने स्लीपर्स पहनकर एकदम तैयार है तो उसने जूही का हाथ पकड़कर उसे रोका। रुको, बैठो पहले बेड पर, पूरी बात बताओ क्या हुआ, ये नीना पांडे और रिया कौन है? जूही रचित के कहने पर ठहर गई और वापस बेड पर बैठ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नीना पांडे और रिया मेरे पापा की दूसरी बीवी और बेटी है। रचित इस बात को पूरी तरह से बेखबर था, पर जूही की बात से वो कुछ तो समझ ही रहा था। रचित ने जूही से धीमे से पूछा, ये कब हुआ? रचित की बात सुनकर जूही की आंखें नम हो गई। उसे बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन जूही ने रचित से सिर्फ इतना कहा, मुझे जब माँ थी ना तब से ही पापा का अफेयर नीना पांडे के साथ चल रहा था। रिया मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है। रचित ये बात सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने हैरानी से पूछा, अंकल का अफेयर चल रहा था? पर आंटी तो कितनी अच्छी थी, ऐसी औरत को धोखा देने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है? अंकल से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। रचित की बात का जूही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सरकास्टिकली हंसती। वो मन ही मन सोचने लगी, उम्मीद तो मुझे भी कई चीजों की नहीं थी, पर मैंने तो ये जिंदगी जी है। ना चाहते हुए भी यकीन तो करना ही पड़ा मुझे। पापा ने माँ को धोखा दिया था। रचित ने परेशान होकर उसने पूछा, अब कहाँ है अंकल? जूही ने अपने आंसू छुपाने के लिए इधर उधर देखा और रचित से अपना गला साफ करते हुए कहा,
पापा को सेरेब्रल इन्फेक्शन हो गया था, अभी वो कोमा में है। रचित ने इस इन्फॉर्मेशन के बाद उससे कहा, ओह कैसे? मुझे बताओ अंकल किस हॉस्पिटल में है, मैं उन्हें जाकर देख लेता हूँ। जूही रचित के इस कंसर्न से मुस्कुरा पड़ी और उसने सोचा, नहीं रचित, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के कड़वे सच नहीं बता सकती, तुम्हें अपने साथ इस दलदल में नहीं घसीट सकती। मेरी जिंदगी अब बचपन की तरह कलरफुल नहीं रही, इसमें अब बस खून और नफरत के लाल रंग है जिनसे मैं तुम्हें कभी नहीं रंगूंगी। इसीलिए जूही ने बस रचित को थैंक यू कहकर बात खत्म कर दी। रचित भी सब समझ रहा था। वो सोच रहा था, लगता है जूही अपने पापा के बारे में बात नहीं करना चाहती। वैसे गलत भी क्या है इसमें? जिसने इतना बड़ा धोखा दिया हो उसके साथ पहले जैसा लगाव होना पॉसिबल नहीं। रचित जूही के लिए दुखी हो गया। उसने खुद से कहा, कितनी प्यारी थी इसकी जिंदगी और अब कैसी हो गई। कितना कुछ सहा है इसने, काश इतने मुश्किल वक्त में मैं उसके साथ रह पाता। रचित ने टॉपिक बदलते हुए रुचि से कहा, अच्छा और तुमने तो शादी कर ली, मुझे याद भी नहीं किया। गलत बात है। हाँ, मैंने देखा सुबह मिस्टर सिंघानिया को तुम्हारे साथ, कितनी परवाह है उन्हें तुम्हारी, तुम भी बहुत प्यार करती हो उनसे। रचित की बात सुनकर जूही को ऋषि की याद आ गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर कुछ बोली नहीं। इस वक्त जूही की आंखों में देख रचित को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। तभी जूही ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर रचित हंस दिया, पर अंदर ही अंदर उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसके दिल के अचानक टुकड़े हो गए थे। रचित जूही से बचपन से प्यार करता था और उसे जूही से वापस मिलने की एक उम्मीद हमेशा से थी। वो अभी अभी इंडिया आया तो उसे जूही की शादी का पता चला, तभी उसका दिल टूट गया था। पर अब जूही उसके सामने थी तो फिर वो उम्मीद जाग उठी। पर जूही के मुंह से ये बात सुनकर कि वो अपने पति से प्यार करती है, रचित कुछ कह नहीं सका। वो एकदम चुप हो गया। जब रचित ने जूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो जूही ने पूछा, क्या हुआ चीकू, तुम एकदम शांत हो गए? जूही की बात सुनकर रचित फोर्सफुली हंसकर उससे बोला, कुछ नहीं, दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जूही उसकी इस बात पर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मन ही मन वो सोच रही थी, चीकू मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हें अपने रिश्ते का सच नहीं बता सकती, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मेरी मजबूरी है। रचित ने जूही की मुस्कुराहट को उसकी खुशी समझा। वो भी मन ही मन सोच रहा था, कोई बात नहीं यार, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, बस तुझसे दोबारा मिल जाना ही मेरे लिए काफी है। यही सोचकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दोनों एक साथ बैठे हंस रहे थे कि तभी रूम का गेट खोला। अब कौन आ गया है जूही और रचित की दोस्ती में खलल डालने? कहीं ऋषि तो नहीं? ऋषि जूही और रचित को शांत हंसते देखकर क्या करेगा जूही के नए कॉन्ट्रैक्ट का? जूही अपने बचपन के दोस्त चीकू से मिलकर बहुत खुश हो गई थी। वो दोनों बड़े खिलखिलाकर अपनी बीती सालों की बातें कर रहे थे। तभी कोई जूही के